जंगल में कांड हो गया 65। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। आहान ईशानी को जंगल में ढूंढ रहा था। वही ईशानी जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। अभी वो आगे जा ही रही थी कि तभी उसके आसपास सरसराहट की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर ईशानी के कदम रुक जाते हैं और वो उस तरफ देखती है जहां से आवाज़ आई थी। उस तरफ सिर्फ झाड़ियां थी जो कि हिल रही थी। ईशानी उस तरफ देखकर कहती है, कौन है वहाँ? लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। शायद ये मेरा वहम होगा। चल ईशानी, तुझे यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक साया भी धीरे धीरे चल रहा था। इधर आहान ईशानी को ढूंढते हुए ईशानी के करीब आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना दूर था कि उसे ईशानी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद ईशानी को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई काफ़ी देर से चल रहा है, इसलिए वो रुक जाती है। उसके रुकते ही उसके कान में आवाज़ पड़ती है, एक शेर की गुर्राहट, जिसे सुनकर ईशानी के कान खड़े हो जाते हैं। वो धीरे से पलटती है तो उसे वही शेर दिखाई देता है जिसकी गुर्राहट उसके कान में पड़ी थी, जो उसे घूरकर देखकर गुर्रा रहा था। उसे देखकर ईशानी की आंखें बड़ी हो गई थी। वो शेर धीरे धीरे ईशानी के और पास जाने लगता है। उधर आहान ईशानी को आवाज़ लगाते हुए उसी जगह पर पहुंचने वाला था, लेकिन तब तक वो शेर ईशानी के पास पहुंच गया था। उसे घूरकर देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तो तुम गई ईशानी। वो उसे देखकर एक जोर से दहाड़ मारता है, जिसकी दहाड़ आहान को भी सुनाई देती है। वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है ताकि वो जल्दी से ईशानी के पास पहुंच पाए। ईशानी भी इस वक्त डरी हुई थी। उसका दिल इस वक्त कितनी स्पीड से धड़क रहा था उसे खुद अंदाजा नहीं था। तभी वो शेर ईशानी के तरफ लपकता है, लेकिन वो ईशानी को छू भी शांत हो जाता है। वही ईशानी को समझ में नहीं आया है कि अभी अभी हुआ क्या, लेकिन वो इस वक्त कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर आहान चिल्लाती है, ईशानी! और वो तेजी से भागकर ईशानी के पास आता है। उसने ही वो गन चलाई थी जो वो अपने साथ लाया था। ईशानी के पास आकर वो उसके गाल को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है। ईशानी! ईशानी, होश में आओ। देखो, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके कई कोशिश के बाद भी ईशानी होश में नहीं आती है, तो आहान उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाता है और वापस विला की तरफ चल देता है। विला में आने के बाद वो ईशानी को कमरे में ले जाता है और कमरे में लाकर उसे बेड में लिटा देता है। उसके बाद वो सुमित को कॉल करता है कि वो जल्द से जल्द एक लेडी डॉक्टर इस विला में भेजे, साथ में उसकी एक यूनिट जो इस विला की देखभाल के लिए बुलाई थी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और ईशानी को देखता है। फिर वो वॉशरूम में जाकर एक टॉवल गीला करके लाता है और ईशानी के चेहरे को अच्छे से पोंछकर टॉवल वापस वॉशरूम में रखकर ईशानी के पास आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सुमित एक लेडी डॉक्टर लेकर विला पहुंचता है, जिसके बाद वो लेडी डॉक्टर ईशानी को चेक करती है। चेक करने के बाद वो आहान से कहती है, ये ठीक है, बस डर की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं कुछ दवा लिख देती हूँ, आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए। इतना कहकर वो मेडिसिन लिखकर आहान को दे देती है, जिसके बाद सुमित उन्हें बाहर तक छोड़ देता है। सुमित के जाने के बाद आहान ईशानी के चेहरे को देखता है और वो फिर उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, आज तो तुमने डरा ही दिया था। पता है मैं कितना डर गया था जब मैंने उस शेर को तुम्हारे पास देखा था। इतना कहकर वो उसे अपने गले लगा लेता है। आहान काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो थोड़ी देर में सो जाता है। ईशानी पहले ही बेहोश थी। अगले दिन आहान और ईशानी एक दूसरे को गले लगाए सो रहे थे। आहान, जिसे सही से नींद नहीं आती थी, आज वो भी ऐसे सो रहा था जैसे वो कभी नहीं सोया। उन दोनों को ऐसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि दोनों के बीच इतना कुछ चल रहा था। तभी आहान की नींद टूटती है। उसकी आंखें खुलते ही उसके सामने ईशानी का चेहरा दिखाई देता है, जो उसकी ही तरफ करवट लेकर सो रही थी। ईशानी के चेहरे को देखकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जो कि रेयर ही देखने। मॉर्निंग बीवी! इतना कहकर वो उसके फोरहेड को चूम लेता है और फिर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, अभी तो ऐसे सो रही हो जैसे हमारे बीच सब ठीक है, लेकिन जब नींद से जागेगी तब फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ, एक दिन आएगा जब हमारे बीच सब सही होगा। तब हम दोनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ और मैं और तुम होंगे। मजबूरी 66। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। इतना कहा कर आहान कुछ देर तक ईशानी को ऐसे ही देखता रहता है। कुछ देर बाद वो उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। उसके जाने के कुछ मिनटों के बाद ईशानी की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। नींद खुलने के बाद कुछ देर तक ईशानी वैसे ही लेटी रहती है
जैसे वो समझ रही हो कि वो इस वक्त कहाँ है। जैसे ही उसे ये समझ में आता है कि वो इस वक्त कहाँ है, तो वो उठकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर सोचने लगती है। आखिर उस वक्त हुआ क्या था। उसे याद आता है कि शेर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन अहान ने वक्त रहते उस पर फायर कर दिया। ये याद कर वो अपनी आंखें खोल देती है और एक गहरी सांस लेकर इधर उधर देखती है, और फिर वो बेड से खड़ी हो जाती है। उसी पल अहान शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है, जिस पर ईशानी की नज़र उस तरफ चली जाती है। अहान ने शावर लेने के बाद एक ब्लैक बाथरोब पहना हुआ था, जिसमें मैं बहुत हॉट लग रहा था। ईशानी उसे ऐसे देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने अभी तक अहान को ऐसे नहीं देखा था। वही जब अहान को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है, तो वो समझ जाता है कि कौन उसे देख रहा है। इसलिए वो और ईशानी को दिखाने के लिए वहीं पर उसके सामने ही कपड़े पहनने लगता है, जिसे देखकर ईशानी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो दूसरी तरफ अपना मुंह घुमाकर चिल्ला कर कहती है, ये क्या कर रहे हो? अगर कपड़े बदलना है तो चेंजिंग रूम में जाओ। जिसे सुनकर अहान उसे देखता है। उसे ईशानी को देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर वो अपने आप को नॉर्मल रखकर उससे कहता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वैसे भी मैं किसी और के सामने कपड़े नहीं पहन रहा हूँ, अपनी बीवी के सामने पहन रहा हूँ। ये सुनकर ईशानी के दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो उस फीलिंग्स को इग्नोर करके अहान को देखकर गुस्से में, मानती हूँ, समझे? जिसे सुनकर अहान एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, पर मैं तो मानता हूँ ना, बस इतना काफ़ी है। इतना कहकर वो अपने कपड़े पहनने लगता है। वही ये सुनकर ईशानी अपने दांत पीस लेती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि उसके पास कहने को ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अहान तैयार होकर ईशानी के पास आता है। आज से तुम्हारा वक्त शुरू होता है। 15 दिन है तुम्हारे पास मुझे और इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर इन 15 दिन में तुम खुद इस शादी को और मुझे एक्सेप्ट कर लेती हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर नहीं करती हो, तो फिर मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं तब जो करूँगा शायद वो तुम्हें अच्छा नहीं लगे। इतना कहकर ईशानी के करीब जाकर उसके फोरहेड को चूम लेता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन फिर वो रुककर पीछे मुड़कर ईशानी को देखकर कहता है, तुम्हारा जरूरी सामना कुछ देर में आ जाएगा, इसलिए तुम अपना काम यहीं से कर सकती हो, लेकिन यहाँ से जाने की सोचना भी मत। इतना कहकर वो रूम से चला जाता है। अहान के जाने के बाद ईशानी अपने फोरहेड को छूती है, जैसे वो महसूस कर पा रही हो कि अहान उससे कितना प्यार करता है। वो उस छुअन को महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसके आंखों के किनारे से आंसू निकल आते हैं। क्यों अहान, क्यों? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, क्यों? तुम्हारे प्यार को देखकर खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ अहान, क्योंकि मैं इस दुनिया से जाने के बाद वो दर्द नहीं महसूस करना चाहती हूँ जो अपनों से दूर होने में होता है। तुम नहीं जानते हो अहान कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम। मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम उतना ही मेरे करीब आते जा रहे हो। इतना कि अब मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ, नहीं रोक पा रही हूँ। इतना कहकर उसके आंसू तेज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सम्राट और आदित्य दोनों काफी परेशान थे, साथ में घर वाले भी। लेकिन एक शख्स थे, उन्हें शक था कि शायद ईशानी अहान के साथ है। ये कंफर्म करने के लिए उन्होंने सीधे अहान को कॉल किया। वो शख्स और कोई नहीं ईशानी के दादाजी यानी प्रताप जी थे। अहान जो इस वक्त विला के हाल में बैठा था, उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन स्क्रीन में दादाजी शो हो रहा था। वो तुरंत उनका कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो सर। जिसे सुनकर प्रताप जी सीधे सीधे कहते हैं, ईशानी क्या तुम्हारे साथ है? ये सुनकर अहान एक बार सेकंड फ्लोर पर साथ है। जिसे सुनकर प्रताप जी एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? जिसे सुनकर अहान कहता है, जी सर, मैंने और ईशानी ने शादी कर ली, लेकिन ईशानी से बिना पूछे। जिसे सुनकर प्रताप जी कुछ देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा किया। मुझे पता है शायद तुम्हारे ये करने से शायद इशू काफ़ी गुस्से में होगी। हो सकता हो शायद उसने तुम्हें काफ़ी कुछ सुना भी दिया हो, लेकिन थोड़ा वक्त बीतने दो, वो समझ जाएगी। एक काम करना है, ईशानी से कहना कि वो एक बार घर में फ़ोन कर ले, ताकि सब शांत हो जाए। जिसे सुनकर अहान कहता है, जी सर, मैं कह दूंगा। जिसके बाद प्रताप जी कॉल कट कर देते हैं। प्रताप जी इस वक्त स्टडी रूम में थे, उनके पास कोई नहीं थी। ईशानी को न देखकर अहान का दिल 67। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। प्रताप जी अहान से बात करने के बाद प्रताप जी स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं
कि सब अभी भी परेशान है ईशानी के लिए, इसलिए वो हाल में सबको देख कर कहते हैं ईशानी ठीक है, जिसे सुनकर सम्राट कहता है दादू आपको पता है कहाँ है ईशानी, तो बताइए प्लीज़, जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं मैंने कहा न ईशानी ठीक है, कुछ देर में शायद वो आपको कॉल भी करे, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, वो जहाँ भी है सही सलामत है। इतना कहकर वो वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आखिर वो इस देश पीएम थे, उनकी बात सब कोई समझ जाते हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को उसकी ज़रूरत का सामान मिल गया था, साथ में उसके लिए एक मेड भी रख दी थी। ईशानी को जैसे ही अपना लैपटॉप मिलता है तो वो फौरन अपने लैपटॉप खोलकर श्रेया को वीडियो कॉल करती है। श्रेया जो इस वक्त कंपनी के कामों में बिजी थी, उसके फ़ोन पर जैसे ही ईशानी का वीडियो कॉल आता है वो उसे फ़ौरन रिसीव कर लेती है, और वो जैसे ही ईशानी को देखती है वो फ़ौरन उससे सवाल जवाब करने लगती है। तू कहाँ है इशू, पता है यहाँ हम सब कितने परेशान हैं, कहाँ है तू? जिस पर ईशानी कहती है सॉरी बट मैं अभी ये नहीं बता सकती हूँ कहाँ हूँ मैं इस वक्त, तू एक काम कर, जितनी भी मेरी मीटिंग है उनको ऑनलाइन शेड्यूल कर दे और कपूर फैमिली पर नज़र रख, मुझे वहाँ की एक अपडेट चाहिए, समझी तू? जिसे सुनकर श्रेया कहती है वो तो ठीक है इशू, पर फैमिली में सब लोग परेशान हो रहे हैं, एक बार उनको कांटेक्ट तो कर ले। जिसे सुनकर ईशानी कहती है मैं करती हूँ, लेकिन जितना कहा है पहले तू उतना कर, खासकर कपूर फैमिली के ऊपर नज़र रख। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है, जिससे श्रेया खुद से कहती है पता नहीं क्या हो गया ईशानी की, आजकल कुछ बदली बदली सी लग रही है। बाद अपने घर यानी सिंघानिया मैंशन में कॉल करती है। सभी लोग हाल में ही बैठे थे कि तभी उनके हाल में लगा लैंडलाइन फ़ोन बजता है, जिस पर सविता जी तुरंत कॉल उठा लेती है, ये सोचकर कहीं कॉल ईशानी का तो नहीं है। हेलो इशू, जिसे सुनकर ईशानी भी कहती है हेलो माँ, जिस पर सविता जी थोड़े गुस्से में कहती है तू कहाँ है इशू, पता है हम सब तेरे लिए कितना परेशान हो रहे हैं, तूने एक बार भी घर में फ़ोन नहीं किया। जिस पर ईशानी कहती है सॉरी माँ, मैं काम में फंस गई थी इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही कॉल से फ्री हुई सबसे पहले आपको कॉल किया। इसी तरह से ईशानी कुछ देर सबसे बात करती है फ़ोन पर और उसके बाद कॉल कट कर देती है। अपनी फैमिली से बात करने के बाद वो अपने कपड़े लेती है और फ्रेश होने चली जाती है। तब तक उसकी मेड उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आती है। आहान इस वक्त विला में नहीं था, वो इस वक्त अपनी कंपनी में था, लेकिन कंपनी में होने के बावजूद उसकी नज़र ईशानी पर थी। वो कब क्या कैसे सब पर उसकी नज़र थी, साथ में वो अपना काम भी कर रहा था। ईशानी फ्रेश होकर तैयार होती है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है, क्योंकि श्रेया ने उसका मैसेज करके बता दिया था कि उसकी बैक टू बैक मीटिंग शेड्यूल कर दी है, इसलिए दशानी अपने चेहरे में मास्क लगाकर बैक टू बैक मीटिंग करने लगती है। उसे अपने काम में बिजी देखकर आहान भी अपने काम में बिजी हो जाता है। इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम होते ही आहान उस विला में लौट आता है और विला में आने के बाद वो सबसे पहले ईशानी के रूम की तरफ जाता है, लेकिन जब वो रूम में जाता है तो देखता है ईशानी अभी भी मीटिंग में बिजी थी, इसलिए वो उसे एक नज़र देखकर वापस चला जाता है और दूसरे कमरे में जाकर चेंज करता है। इधर ईशानी ने देख लिया था कि आहान आया था, लेकिन फिर उसने उसको ऐसा दिखाया कि उसने उसे नहीं देखा और अपने आप को बिजी रखा था। मीटिंग खत्म करने के बाद ईशानी कपूर फैमिली के विला की सीसीटीवी देखती है, जहां सब हाल में बैठे हुए थे। कपूर फैमिली को देखकर ईशानी की आंखें लाल हो जाती है। वो उन्हें देखकर गुस्से में कहती है तुम लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं, बहुत जल्द तुम लोगों की खुशियां मैं बर्बाद कर दूंगी, जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया था उसी तरह तुम लोगों में बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते वक्त ईशानी की आंखों का रंग बदल गया था, लेकिन तभी उसके रूम का डोर खुलता है तो वो जल्दी से अपने आप को आ रहा था उसे एक बार देखकर उससे नजरें फेर लेती है। आहान की हाथ में खुद के लिए और ईशानी के लिए खाना था। आहान वो बड़ी से प्लेट टेबल में रख देता है और ईशानी को देखकर कहता है जाओ फ्रेश होकर जल्दी से खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। जिस पर ईशानी कुछ कहने को होती है, लेकिन आहान कहता है प्लीज़ मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। इतना कहकर वो वहाँ पर लगे एक सिंगल सोफे में बैठ जाता है, जिसे देखकर ईशानी को लगता है कि अभी कुछ बोलना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में मुंह हाथ धोकर आती है और आकर बैठ जाती है। तब आहान उसके लिए खाना निकालता है और उसे देता है। वो तो अपने हाथों से उसे खिलाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अभी ये करना सही नहीं होगा। दोनों डिनर करते हैं
डिनर करने के बाद अहान खाने के बर्तन खुद ही किचन में ले जाता है। वही ये देखकर ईशानी को अजीब लगता है। अजीब इसलिए क्योंकि वो जब से यहाँ आई है तब से वो इसी कमरे में थी, इस कमरे से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वो कुछ देर के लिए बालकनी में चली जाती है। कुछ पल की खुशी। 68 तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। थोड़ी देर बाद जब अहान रूम में आता है तो उसे ईशानी कहीं नहीं दिखाई देती है, तो उसका दिल धक सा रह जाता है। उसे लगता है कि कहीं ईशानी फिर से तो नहीं भाग गई, वो भी इस वक्त। लेकिन जब उसकी नज़र बालकनी में खड़ी ईशानी पर जाती है तो एक गहरी सांस लेता है, जैसे ईशानी को देखकर उसको सांस में सांस आई हो। इसलिए वो भी धीरे से उसके बगल में जा खड़ा होता है। ईशानी कुछ नहीं कहती है। अहान ईशानी को चेहरे को देखता है। जी इस वक्त आसमान की देख रही थी, इसलिए वो भी आसमान को देखने लगता है। आसमान में सिर्फ तारे ही दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच शांति रहती है। उस शांति को तोड़ते हुए अहान ईशानी से कहता है, कहीं फिर से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही हो मिसेज राजवंश। जिसे सुनकर ईशानी अहान को देखती है और फिर वो आसमान को देखती हुए कहती है, अगर भागना ही होता है तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं खड़ी होती मिस्टर राजवंश, मैं कब का भाग जाती। जिसे सुनकर अहान हंसते हुए कहती है, हाँ देखा था कैलो भागी थी आप। इतना कहकर वो थोड़ा हंसने लगता है, जिसे देखकर ईशानी उसे घूरते हुए कहती है, तुम मुझ पर ऐसे हंस नहीं सकते हो। उसकी बात सुनकर अहान और जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर ईशानी और थोड़े गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना तुम मुझ पर ऐसे हंस नहीं सकते हो। जिसे सुनकर अहान हंसते हुए कहता है, मैं तो हंसूंगा मिसेज राजवंश, और सबको बताऊंगा भी कैसे एक शेर को देखकर आप बेहोश हो गई थी। इतना कहकर वो हंसने लगता है, हा। जिसे देखकर वो ईशानी गुस्से में अपने दांत पीस कर कहती है, मैंने कहा ना तुम मुझ पर ऐसे हंस नहीं सकते हो, और अगर ये बात तुमने गलती से भी किसी को भी बताई ना तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। जिसे सुनकर अहान हंसते हुए कहता है, क्या कर लोगी, कुछ नहीं कर पाओगी मेरा। इतना कहकर वो हंसते हुए रूम के अंदर जाने लगता है। वो घूमकर ईशानी को देखता है, क्योंकि उसे धक्का ईशानी ने ही मारा था। ये क्या हरकत है ईशानी, अभी मैं गिर जाता तो। जिसे सुनकर ईशानी गुस्से में कहती है, गिरे तो नहीं, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हंसने की। हाँ तुम्हें बहुत शौक है ना मुझ पर हंसने की, सबको बताने की मैं एक शेर को देखकर डर गई थी। इतना कहते हुए वो अहान की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर अहान अपने मन में कहता है, मर गए, अब तो मैं गया, क्या जरूरत थी इतना हंसने की अहान। और इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि ये तुझे आज छोड़ देगी। भाग अहान। इतना कहकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर ईशानी उसके भागते हुए कहती है, रुको कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हंसने की, हाँ आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो अहान के पीछे भागने लगी। अहान भी उससे बचकर इधर उधर भाग रहा था। वो दोनों भागते हुए हाल में आ गए। ईशानी हाल में रखे हुए सोफे में पिलो को उठाकर अहान के तरफ फेंक कर मारती है, लेकिन अहान वक्त रहते झुक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह पर एक पिलो आकर लगता है। दोनों तब तक ऐसे भागते हैं जब तक थक कर चूर हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों थक कर सोफे में बैठ जाते हैं। ईशानी तो इतना थक जाती है कि वो सोफे में बैठते ही थोड़ी देर में सो जाती है। अहान जब ये देखता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पागल लड़की। इतना कहकर वो उसे अपनी गोद में उठाता है और रूम में आकर उसे सही से बेड में लिटा देता है। उसको लिटाने के बाद अहान उससे दूर होने को होता है, लेकिन तभी ईशानी नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे अहान उससे दूर नहीं हो पाता है। ईशानी की इस छोटी सी हरकत को देखकर अहान हल्का सा मुस्कुराता है, इसलिए वो भी ईशानी को अपने गले लगाकर लेट जाता है और धीरे से रूम की लाइट डिम कर देता है। और एक आखिरी बार वो ईशानी के फोरहेड को चूमकर धीरे से कहता है, गुड नाइट बीवी। थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई था जिसकी नींद उड़ी हुई थी। वो शख्स और कोई नहीं रियांश था, क्योंकि उसने कई दिनों से ईशानी को देखा नहीं था, साथ में उसे पता भी नहीं था कि ईशानी कहाँ है। लेकिन वो इस वक्त ईशानी के लिए पूरा पागल था। इस चक्कर में उसने गुस्से में अपनी कंपनी के कितने एम्प्लॉय को बाहर कर चुका है, यहाँ तक अपने असिस्टेंट को भी, जिसकी वजह से कंपनी में लॉस भी बढ़ गए थे। इन सब से रियांश काफ़ी गुस्से में था। रियांश इस वक्त अपनी कंपनी में बने अपने केबिन में ही मौजूद था। आजकल वो कम ही घर जाता है, जिस वजह से उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान थे कि आखिर इन दिन उनका बेटा कैसा हो गया है। अहान सब कुछ जानता है। 69 तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए।
एक हफ्ते बाद ईशानी और अहान की शादी के 1 हफ्ते हो गए थे। इस 1 हफ्ते में ईशानी ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट अब तो वो खुद ही अपने लिए और अहान के लिए खाना और ब्रेकफास्ट जो भी होता था वो बनाती थी, साथ में वो अपनी कंपनी का काम भी घर से ही संभाल रही थी। लेकिन अब बहुत हो गया था, इसलिए ईशानी अहान से बात करना चाहती थी कि वो ज़्यादा दिन एक जगह में नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना था, उसे अपना बदला लेना था और वो ऐसे बैठे नहीं रह सकती है। इसलिए ईशानी अहान से बात करने के लिए उसका वेट करने लगी। वो हाल में ही बैठकर उसका वेट कर रही थी। लेकिन शायद आज अहान लेट आने वाला था, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी अहान घर नहीं आया और ईशानी उसका वेट करते करते ही वही सोफे में सो गई। उसके सोने के करीब आधे घंटे बाद अहान विला में एंटर करता है। उसके चेहरे में थकान साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज उसकी बैक टू बैक मीटिंग थी, जिस वजह से उसको आज एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ईशानी पर पड़ती है, पल भर में ही उसकी थकान दूर हो जाती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। हाँ, उसने इस 1 हफ्ते में ईशानी में आए हुए बदलाव को देखा था। उसने देखा था कैसे वो उसकी एक एक चीज़ का देखभाल करती है और कैसे उसका अहान की तरफ झुकाव बढ़ रहा था। ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें अहान ने महसूस की थी। वो चलते हुए ईशानी के पास आता है और उसे सोते हुए देखकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, मेरा इंतजार करते करते यही सो गई। इतना कहकर वो उसको अपनी गोद में उठाता है और उसके माथे को चूम लेता है। फिर उसको कमरे में है, लेकिन जैसे अहान उससे दूर होने लगता है, ईशानी की आंख खुल जाती है और अहान को अपने इतने पास देखकर कुछ पल तो वो अहान को देखने लगती है, लेकिन फिर अचानक से होश में आकर एकदम से उठते हुए कहती है, तुम कब आए? जिस पर अहान कहता है, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले। जिस पर ईशानी कुछ नहीं कहती है। जब ईशानी कुछ नहीं कहती है, इसलिए अहान फ्रेश होने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर ईशानी जल्दी से कहती है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर अहान रुक जाता है और ईशानी को देखने लगता है, जैसे वो जानना चाहता है कि ईशानी को उससे कौन सी ज़रूरी बात करनी है। तब ईशानी कहती है, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके ले आती है। फिर बात करते हैं। जिस पर अहान भी कुछ नहीं कहता है। वही ईशानी भी अहान के लिए खाना लेने के लिए किचन में चली जाती है। जब तक अहान फ्रेश होता है, तब तक ईशानी उसके लिए खाना गर्म करके रूम में ही ले आती है। तब अहान सोफे में आकर बैठ जाता है। उसके बैठने पर ईशानी उसके लिए खाना निकालती है। खाने को देखकर अहान उसको देखकर पूछता है, तुमने खाया? जिस पर ईशानी कहती है, हाँ मैंने खा लिया। जिस पर अहान खाना खाना शुरू कर देता है और खाते हुए कहता है, बोलो तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी है? जिसे सुनकर ईशानी कहती है, मैं ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे वहीं जाकर करने होंगे। ये सुनकर अहान खाना खाते खाते रुक जाता है। जिस पर ईशानी कहती है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे तो तुम मुझ पर नज़र रख सकते हो, लेकिन मेरा जाना जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जाने दो। अहान कुछ नहीं बोलता है। वो अपना खाना खत्म करता है और उसके बाद हाथ धोने के लिए वॉशरूम चला जाता है। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर ईशानी खुद से कहती है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या इसे अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? ईशानी अभी ये सोच ही रही थी कि अहान की आवाज़ उसको पीछे से सुनाई देती है, भरोसा तो मुझे खुद पर से भी ज़्यादा है। इशू। ये सुनकर ईशानी पलटकर देखती है जहां अहान खड़ा था। अहान चलते हुए उसके पास आकर वापस बैठ जाता है। यहाँ बात भरोसे की नहीं है इशू। हाँ, पर अगर तुम मुझे वजह बताती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है ना वो वजह कि तुम क्यों यहाँ से जाना चाहती हो। तुम्हें कपूर से बदला लेना है, इसलिए जाना चाहती हो न? ये सुनकर ईशानी की आंखें बड़ी हो जाती है और होता है कि वो क्या बोल गई। लेकिन ये सुनकर अहान मुस्कुराता है, मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है इशू, सिवाय एक चीज़ की, वो ये कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं, या शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन कोई चीज़ है जिससे तुम खुद को रोक रही है। ये सुनकर ईशानी का दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगता है। दर्द फिर उभर गया। 70। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। अहान की पूरी बात सुनकर ईशानी एकदम सन्न रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अहान उसके बारे में इतना कुछ जानता होगा। लेकिन यहाँ तो अहान को उसके बारे में सब कुछ पता है। अहान ईशानी के चेहरे को ही देख रहा था और कहता है, तुम्हें लगा था मुझे कुछ पता नहीं, या फिर पता भी होगा, लेकिन इतना नहीं। लेकिन ईशानी, तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। अहान राजवंश, जिससे कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। इतना तो तुम्हें याद रखना चाहिए था, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है।
ये भी कि किस तरह कपूर फैमिली ने तुमको मरने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सुनकर ईशानी को वो सारे दिन याद आने लगते हैं, जिसे याद करके ईशानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, जिसे देखकर अहान उसका हाथ पकड़ लेता है कसकर अपने हाथों में। जैसे ही ईशानी को ये महसूस होता है, उसका ध्यान बट जाता है और वो अहान को देखने लगती है। अहान उसके हाथ को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ईशु, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था तब मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कपूर फैमिली के ऊपर, लेकिन जब मैंने जाना कि तुम खुद अपना बदला लेना चाहती है तो मैं पीछे हट गया। नहीं तो जिस दिन मुझे पता चला था कि उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया है, उसी दिन मैं उन सबको मौत के घाट उतार देता। आखिर वो अपनी घर की ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी कल की आई हुई लड़की के लिए। उसकी बात सुनकर ईशानी गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, नहीं है वो मेरी फैमिली, समझे तुम, नहीं है वो मेरी फैमिली। मेरी फैमिली मेरा सब कुछ, सिंघानिया फैमिली है, जिन्होंने मुझे तब संभाला था जब मैं पूरी पत्थर दिल बन गई थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि दूसरों से प्यार कैसे करते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे इमोशन शो करते हैं। सब कुछ उन लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जिनके अंदर सिर्फ लालच और गंदगी भरी पड़ी है, जो अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने ही घर की बेटी को बेच सकते हैं। लेकिन मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। उसको टूटते हुए देखकर अहान जल्दी से उसे संभालता है और उसे अपने गले लगा लेता है। गले लगते ही ईशानी टूट जाती है और रोने लगती है। अहान उसके दर्द को समझ रहा था, लेकिन ईशानी का ये दर्द सिर्फ इस नोवेल वर्ल्ड का नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड का भी है। वहाँ भी उसकी पूरी फैमिली ने उसको धोखा दिया था, तभी वहाँ भी उससे उसका पति उससे दूर हो गया था, उसका बच्चा। भले ही वो उसका खुद का बच्चा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर उसके दिल में एक कसक जरूर होती थी। लेकिन उसके चारों तरफ उसकी फैमिली ने इतना जहर घोल रखा था कि वो न कुछ देख पाई न कुछ समझ पाई। लास्ट में जब समझ में आया तब सब कुछ खत्म हो चुका था। उस रात ईशानी पूरी रात रोती रही। अहान उसे संभालता रहा, उसे भी दर्द हो रहा था, उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने ये टॉपिक खोला। अगर वो इस बारे में बात नहीं करता तो शायद ईशानी की हालत ऐसी नहीं होती। ईशानी लगभग सुबह सोई थी, लेकिन नींद में भी वो सिसकियां ले रही थी, जिसे देखकर अहान के दिल में इस वक्त क्या बीत रही थी ये अहान ही जानता था। वो अपने मन में गुस्से से कहता है, कपूर फैमिली, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मेरी जान पर जितने जख्म दिए हैं, अगर मैंने उन जख्मों सूद समेत वापस नहीं किया तो मैं भी माफिया किंग यार नहीं। इतना कहते वक्त अहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो ईशानी के चेहरे को देखता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और ईशानी के माथे को चूमकर उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह अहान की नींद देर से खुलती है, करीब 9 बजे के लगभग। अहान की नींद खुलते ही उसे रात की हुई सारे बातें याद आ जाती है और वो ईशानी के चेहरे को देखते हुए खुद से कहता है, तुम भले ही अपने तरीके से बदला लो ईशु, लेकिन मैं उन्हें एक डेंट तो दे ही सकता हूँ। इतना कहकर वो उसके माथे को चूम लेता है और ईशानी को सही से लिटाकर फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद वो ईशानी को देखता है, जो अभी सुकून से सो रही थी। अहान उसे सोने देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। 1 घंटे बाद हर न्यूज चैनल में हलचल मची हुई थी। सब तरफ एक ही न्यूज चल रही थी, क्योंकि खबर ही ऐसी थी। खबर थी, कपूर इंडस्ट्री जल्द ही बैंकक्रस्ट होने वाली है, क्योंकि इस तरह से उनके शेयर नीचे जा रहे हैं। ऐसा होना पॉसिबल था इस खबर से बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े कपूर इंडस्ट्री में भी मची थी। कुल मिलाकर चारों तरफ कोहराम में मचा हुआ था, लेकिन इन सब में कपूर फैमिली के जितने भी लोग थे, सब अपने अपने बारे में ही सोच रहे थे, खासकर इस घर की एडोप्टेड बेटी निशा कपूर। निशा की प्लानिंग 71। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। निशा इस वक्त अपने कमरे में थी और खुद से ही बात कर रही थी। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? मुझे कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, पहले मेरे पास जितना कैश है उसे सेव करके रखती हूँ, और साथ में जो कैश पेपर में है, जितनी ज्वेलरी है, उन्हें छुपा कर रख देती हूँ। क्या पता कल को भाई मांगने आ जाए। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में उसने जहाँ जहाँ कैश और प्रॉपर्टी पेपर साथ में ज्वेलरी रखी थी, उन सबको निकाल कर एक जगह इकट्ठा करती है, जिसके बाद वो लाकर खोलती है और उसमें सब कुछ रख देती है और उसे लॉक कर देती है। साथ में लाकर का कोड भी बदल देती है, जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, अब जान में जान आई। अब भले ही ये फैमिली बर्बाद हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपना ऐसो आराम कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा।
मुझे जल्दी रियांश को मनाना होगा, शादी के लिए, जिसके बाद मुझे इस सब से छुटकारा मिले, क्योंकि अब मैं इन पचड़ों से तंग आ गई हूँ। जब देखो कोई न कोई बिजनेस में लॉस लगा है, अब मैं इन्हें नहीं झेल सकती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर में वो तैयार होकर रूम से बाहर चली जाती है और नीचे हाल में आती है, जहाँ सब परेशान थे। मिस्टर कपूर और दक्ष और वरुण तीनों कपूर इंडस्ट्री में थे। इस वक्त उन तीनों को न देखकर निशा अपने मन में कहती है, चलो अच्छा है ये तीनों नहीं है, वरना हजारों सवाल करते हैं। इतना कहकर वो एक बार हाल में बैठे सभी लोगों को देखती है और विला से बाहर चली जाती है और उसे बाहर जाते हुए कोई नहीं देखता है। वहीं आहान और ईशानी के नए विला में ईशानी की नींद खुलती है। एक्चुअली उसकी नींद तो काफ़ी देर से खुल रही थी, लेकिन वो फिर बार देर में कैसे तैसे ईशानी उठकर बैठती है और टाइम देखती है। टाइम देखते ही उसकी आंखें नींद के मारे जो खुल नहीं रही थी वो एकदम से खुल जाती है और वो चीखते हुए कहती है, क्या 1 बज गए? हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई? इतना कहकर यो उठकर जल्दी से वॉशरूम जाती है। वही उसकी ये हरकतें आहान अपने ऑफिस में बैठे देख रहा था, जहां ईशानी के एक्सप्रेशन देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल दी। वो अपने मन में कहती है, पागल लड़की। वो ईशानी को कुछ मैसेज करता है और फिर से उस लाइव रिकॉर्डिंग को देखने लगता है। काफ़ी देर बीत जाने पर भी जब ईशानी वॉशरूम से बाहर नहीं आती है तो आहान को चिंता होने लगती है उसकी। वो खुद से कहती है, ईशानी इतनी देर कभी नहीं लगाती थी वॉशरूम में, वो भी ऐसे वक्त जब उसे पता हो कि वो कितना लेट उठी है। अभी तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए। आहान अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वो लाइव रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ देख लेता है, जिसे देखकर वो फौरन ऑफिस से निकल जाता है। वही विला में ईशानी काफ़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसका चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था। वो सही से चल नहीं पा रही थी, फिर भी वो किसी तरह से चलते हुए बेड के पास जाती है और बैठ जाती है। एक्चुअली ईशानी को अभी उल्टियाँ हुई थी, उसकी वजह से ही ईशानी की ये हालत हुई। लेकिन ये उल्टियाँ कोई नॉर्मल नहीं थी, ये चीज़ ईशानी के दिमाग में चल रही थी। लेकिन उसकी बॉडी इतना थक चुकी थी कि उसे कुछ भी सोचते हुए नहीं बन रहा था। वो वैसे ही लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली और ईशानी वैसे ही लेटे ही कुछ देर में फिर से सो गई। उसके सोने के कुछ देर बाद आहान भागते हुए उसके कमरे में एंटर करता है और ईशानी की ऐसी हालत देखकर वो उसके पास आता है और उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, इशू, इशू तुम ठीक हो? ईशानी जो गहरी नींद में ही जाने वाली थी वो नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या है आहान, सोने दो मुझे। ये सुनकर आहान थोड़ा रिलीफ महसूस करता है, लेकिन पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर वो जल्दी से अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल जाता है। ईशानी भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वही आहान उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था ताकि वो जान सके आखिर ईशानी को हुआ क्या है। आहान ईशानी को अपनी कार में उसे आराम से बैठा देता है और उसके बाद खुद ड्राइविंग सीट में बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वो उसे मित्तल हॉस्पिटल ले जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर सोचा, अगर वो ईशानी को वहां ले जाता है तो सबको पता चला तो खामखा बेकार परेशान होंगे। इसलिए आहान ईशानी को लेकर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आपका अगले चैप्टर में मिलेगा। और स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और रिव्यूज देते रहिए ताकि हमें और अच्छा लिखने की कोशिश करते रहे। ईशानी हॉस्पिटल में 72। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। आहान ईशानी को दूसरे हॉस्पिटल यानी संजीवनी हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पहुंचने के बाद आहान जल्दी से वो अपनी कार से बाहर निकलता है और फिर वो दूसरी तरफ से जाकर ईशानी को सही से निकालकर अपनी गोद में ले लेता है और उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही आहान एक तेज आवाज में डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर। थोड़ी देर बाद ईशानी एक केबिन के अंदर थी और डॉक्टर उसे देख रही थी। आहान इस वक्त उस केबिन के बाहर था और इधर से उधर टहल रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे थे। आहान ये सब नहीं सोचना चाहता था, लेकिन फिर भी वो सब उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। नहीं, इशू को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर वो वही बेंच में बैठ जाता है अपना सर पकड़कर। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर उस केबिन से बाहर आती है और इधर उधर देखती है। फिर जब उनकी नज़र आहान पर जाती है तो वो उनके पास चली जाती है और आहान से पूछती है, आपका उनसे क्या रिलेशन है सर? डॉक्टर की आवाज़ सुनकर आहान सर उठाकर डॉक्टर को देखता है और कहता है, वो मेरी वाइफ है, उसे क्या हुआ है? जिसे सुनकर डॉक्टर मुस्कुराती है, तो बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं। आपकी वाइफ 1 मंथ प्रेग्नेंट है।
अब आपको उनका और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब उनके साथ एक जिंदगी और पल रही है। लेकिन अहान को ये सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो इन लफ्ज़ों को सुनकर खो गया था कि वो पापा बनने वाला है। अहान को कुछ रिप्लाई न देते हुए देखकर डॉक्टर उसे फिर से बुलाती है। हेलो सर, आप कहाँ खो गए? जिस पर अहान होश में आता है। हाँ कहीं नहीं, बैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। जिस पर डॉक्टर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। जिनके जाने के बाद अहान खड़ा होता है चुका था, वो धीरे कदमों से ईशानी के पास जाकर बैठ जाता है। वही ईशानी अपने पास किसी को महसूस करके अपनी आंखें खोलती है तो उसे अहान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपनी नज़रें फेर लेती है। जिसे देखकर अहान को बुरा लगता है। वो कहता है, अब तो अपना लो मुझे इशू, अब तो हमारा बच्चा भी आने वाला है। जिसे सुनकर ईशानी बिना उसकी ओर देखे हुए कहती है, हाँ सही कहा अहान, लेकिन ये बच्चा मुझे रोज याद दिलाएगा कि किस तरह से तुमने उस दिन मेरे जिस्म को नीचा था। ये सुनकर अहान चिल्ला पड़ा, इशू, उस दिन जो हुआ उसकी वजह तुम भी जानती हो। ये नहीं है कि तुम सच नहीं जानती हो तो क्यों उस दिन को भूल जाती हो, क्यों नहीं? जिसे सुनकर ईशानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि यही सच है मिस्टर अहान राजवंश, यही सच है। भले ही किसी वजह से हुआ हो, लेकिन आपने मेरे साथ जबरदस्ती तो की थी, या ये कहे कि आपने मेरा रेप किया था। अहान अब और कुछ नहीं सुन सकता था, इसलिए वो चिल्ला पड़ा, ईशानी। लेकिन इससे ईशानी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अहान गुस्से में आगे बढ़ा और ईशानी के करीब जाकर बोला, मुझे मजबूर मत करो इशू, कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे हम दोनों को जिंदगी भर पछताना पड़े। प्लीज खत्म करो ये सब। जिसे सुनकर ईशानी अपने दांत पीसते हुए कहती है, कभी नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। और ये बच्चा सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं मिस्टर अहान। ये सुनकर अहान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा ईशानी के ऊपर नहीं निकालना चाहता था, इसलिए वो वहां से जाने लगा। लेकिन बाहर जाने से बोला, तुम जो भी करो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे बच्चे को मुझसे दूर किया तो ये अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर अहान गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन अहान की बात सुनकर ईशानी गुस्से में बोलती है, मैं इस बच्चे को लेकर इतनी दूरी चली जाऊंगी कि आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, और न ही अपने बच्चे को। लेकिन वही दूसरी तरफ निशा रियांश से मिलने के लिए राठौर कंपनी गई थी, ताकि वो रियांश को जल्दी शादी करने के लिए मना सके। निशा कंपनी में एंटर होते ही रिसेप्शन एरिया में चली गई और वहां पर खड़ी लेडी से बोलती है, रियांश को बोलो कि मैं आई हूं निशा कपूर। जिसे सुनकर वो लेडी कहती है, जी मैम। इतना कहकर वो लेडी रियांश के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा बदल जाता है। बात करने के बाद वो अपने एक्सप्रेशन सही करती है और वो लेडी निशा को देखते हुए कहती है, मिस निशा सर अभी बहुत बिजी है, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते हैं। ये सुन निशा का चेहरा काला पड़। इतना कहकर वो अपना फ़ोन निकालती है और रियांश को फ़ोन करती है, लेकिन पूरी बेल जाने के बाद भी कॉल नहीं उठता है। जिस पर निशा रियांश को कई बार कॉल करता है। रियांश जो ऑलरेडी परेशान था, जब वो ये देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो निशा का कॉल पिक कर उससे गुस्से में कहता है, क्या तुमको एक बात समझ में नहीं आती है निशा, मैं अभी बिजी हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। लेकिन रियांश के इस तरह से बात करने से निशा को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है, साथ में गुस्सा भी आता है। वो अपना पैर पटकते हुए कंपनी से वापस चली जाती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आपका अगले चैप्टर में मिलेगा। और स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को लोग हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। सपोर्ट करते रहिए और रिव्यूज देते रहिए, की कोशिश करते रहे। ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग हमें ऐसे ही, ताकि हमें और अच्छा लिखने। धन्यवाद। सच कभी नहीं बदलता। 73। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। निशा कंपनी से गुस्से में बाहर आती है और अपने लिए एक कैब बुक कर लेती है। थोड़ी ही देर में उसकी कैब आ जाती है, जिसके बाद वो उसमें बैठकर वहां से निकल जाती है। वो इस वक्त इतनी गुस्से में थी कि उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि वो जिस कार में बैठी हुई है वो उसकी कैब नहीं, बल्कि ईशानी का बिछाया हुआ एक झाल है। कैब ड्राइवर मिरर में एक बार निशा को देखता है और फिर कार की स्पीड बढ़ा देता है और धीरे से एक गैस पूरी कैब के अंदर छोड़ देता है। लेकिन छोड़ने से पहले से वो अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है, ताकि वो बेहोश न हो सके, क्योंकि ये गैस उसने बेहोश होने के लिए ही छोड़ी थी। निशा को जैसी ही अजीब ही महक आती है, वो कुछ पूछ पाती उससे पहले वो बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद वो कैब ड्राइवर अपना फ़ोन निकालकर किसी को मैसेज करता है, काम हो गया। ये मैसेज मिलते ही
ईशानी जो इस वक्त हॉस्पिटल थी वो मैसेज को देखकर खुद से कहती है, मुझे मेरा बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता है। उधर हॉस्पिटल के बाहर आहान जो काफ़ी गुस्से में था, जब वो बाहर आया तो उसे एहसास हुआ कि ईशानी को इस वक्त अकेला छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि वो तो इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है। ये एहसास होते ही आहान का गुस्सा एकदम से फुर हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है, ओह शीट। इतना कहकर वो वापस ईशानी के वार्ड की तरफ भागता है, और जब वो ईशानी के वार्ड में पहुंचता है तो उसे ईशानी कहीं नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ईशानी भाग चुकी थी। ईशानी को वार्ड में न देखकर आहान एकदम जमीन में गिर जाता है और कहता है, आखिर तुमने वो कर ही लिया जो तुम्हें करना था। कुछ देर की शांति के बाद आहान उठकर खड़ा होता है और खुद से कहता है, मिसेज ईशानी राजवंश, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब मैं जो करूँगा उसे तुम नहीं रोक पाऊंगी। इतना कहकर वो में थी, ये वही कैब थी। वो कैब शहर से बाहर जाकर एक बड़े से विला में एंटर करती है और उसके बाद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, जिसके बाद ईशानी कार से बाहर आती है और ऑर्डर देते हुए कहती है, उसकी अच्छे से खातिरदारी करो और कपूर्स पर अच्छे से नजरें रखो। इतना कहते हुए ईशानी उस विला के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद वही कैब ड्राइवर, जो असल में ईशानी का गार्ड था, वो निकलता है और पीछे से निशा को उठाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर में ले जाकर एक सेल में बांध देता है। वहीं ईशानी विला में अंदर होते ही बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में आते ही वो बिना देर किए वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो हॉट शावर लेकर आती है। उसने इस वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था, साथ में गर्म पानी से शावर लेने की वजह से उसकी स्किन गुलाबी हो रखी थी। ईशानी को इस तरह से देखकर अगर आहान इस वक्त उसे देख लेता तो जरूर अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाता है। शावर लेने के बाद ईशानी शीशे के सामने खड़ी होती है और उसकी नज़र अपने पेट में चली जाती। ईशानी अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, सही कहा आहान, तुमने। सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन ये सच कभी नहीं बदल सकता है कि ये आने वाला बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ आहान। इतने कहने के बाद उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने आंसुओं को पोंछकर तैयार होने लगती है। और थोड़ी देर बाद ईशानी वो ईशानी लग ही नहीं रही थी जैसे अभी थोड़ी देर पहले थी, बल्कि ईशानी इस वक्त एक बिजनेस वुमन के साथ साथ एक क्वीन लग रही थी जो पूरी दुनिया में राज करती है, जो ईशानी कर भी रही थी। तैयार होने के बाद ईशानी अपने रूम से बाहर चली जाती है और टेरेस पर चली जाती है, जहां पहले से ही एक हेलीपैड में एक और चॉपर खड़ा था। ईशानी उसमें जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो चॉपर वहां से उड़कर चला जाता है। ईशानी कहाँ गई थी ये सिर्फ वो जानती थी और कोई भी नहीं। वही आहान हॉस्पिटल से सीधा आज राजवंश विला जाता है, जहां सभी लोग आहान की हालत को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, खासकर उसके चाचा चाची और उसकी बहन को। बाकी उसके मोम डैड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जानना भी नहीं चाह रहे हो, उन्हें सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब था बस। आहान को परेशान देखकर और उसकी ऐसी हालत को देखकर आलिया कहती है, भाई को क्या हुआ है और वो ऐसे कैसे हालत में है, जिसे सुनकर आहान की चाची यानी कात्यानी राजवंश कहती है, पता नहीं बेटा, मैंने आज तक। इतना कहकर वो अपनी पति को देखते हैं और कहते हैं, आप आहान से बात क्यों नहीं करते हैं जी। जिसे सुनकर उनके पति यानी आहान के चाचा कहते हैं, आप जानती है ना, आहान किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, शायद वो कुछ हमें बता दे। काउंटडाउन 12 घंटे 74। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वही आहान ने अपने गाइस को ईशानी को ढूंढने में लगा दिया था। साथ ही ये वार्निंग भी थी कि गलती से भी ये खबर सिंघानिया फैमिली तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये खबर उन तक पहुंची तो वो सब भी परेशान हो जाएंगे, और उसके पास इतनी टाइम नहीं था कि वो उन सबको कुछ समझा पाता। फिलहाल वो ईशानी को ढूंढना चाहता था और कुछ नहीं, इसलिए वो अपने कमरे में आकर तुरंत शावर लेने चला जाता है और उसके बाद तैयार होने लगता है। तैयार होने के बाद वो तुरंत रूम से बाहर आ जाता है और लिफ्ट से नीचे, जैसे ही नीचे आकर लिफ्ट खुलती है, आहान उससे निकलकर बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से फिर से बाहर जाने लगता है। ये देखकर उसकी चाची अपने पति से कहती है, आप करिए ना बात। जिसे सुनकर उसके चाचा मना कर देते हैं, नहीं ये सही समय नहीं है। उसे देखकर लग रहा है जैसे वो अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए इस समय अगर हमने पीछे से टोका तो फिर बवाल होगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। इतना कहकर वो वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद चाची परेशान होते हुए खुद से कहती है, पता नहीं क्या हुआ है आहान को। उन्हें परेशान देखकर आलिया कहती है, चाची आप परेशान मत होइए,
भाई को कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो, और जो हुआ भी होगा चाचू पता कर लेंगे, आप जाइए आराम करिए, वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। मैं भी कॉलेज जा रही है, मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, बाकी घर में क्या हो रहा है उन्हें उनसे क्या मतलब। ये सुनकर मिस्टर राजवंश और मिसेज राजवंश आलिया को पूर कर देखने लगती है, लेकिन आलिया उनकी तरफ देखती तक नहीं है। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। जाने के बाद मिसेज राजवंश कहती है, ऐसा क्या हो गया है जो सब परेशान हो रहे हैं। जिसे सुनकर मिस्टर राजवंश कहते हैं, अरे तुम भी कहाँ जान, फालतू चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, छोड़ो ये सब, आओ हम लोग चलते हैं बाहर घूम कर आते हैं। इतना कहकर वो दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कपूर फैमिली में जब मिसेज कपूर को निशा नहीं दिखाई देती है तो वो उसके कमरे में जाती है, लेकिन उन्हें निशा वहाँ भी नहीं दिखाई देती है। इसलिए वो निशा को कॉल करती है, लेकिन निशा का नंबर बार बार ऑफ आ रहा था, जिससे मिसेज कपूर परेशान हो जाती है, ये लड़की कहाँ चली गई, घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और ये है कि घर से ही गायब है, अगर किसी को पता चल गया तो सब गुस्सा होंगे। इतना कहकर वो फिर से निशा का नंबर डायल करती है, लेकिन एक बार फिर उसका नंबर ऑफ आता है, जिस पर मिसेज कपूर चीर जाती है, पता नहीं कहाँ है, जो अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। इतना कहकर वो निशा के रूम से बाहर निकल जाती है। वही कपूर कंपनी में मिस्टर कपूर के साथ साथ दक्ष और वरुण काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे थे उससे फ़ायदा तो नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो रहा था। अब तक न जाने कितनी कंपनियों ने कपूर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया। तभी दक्ष का असिस्टेंट उनके केबिन में आता है, साथ में ही कुछ और भी लोग, जिन्हें देखकर दक्ष गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो, हम यहाँ ऑलरेडी परेशान हैं और तुम किन लोगों को लेकर चले आ रहे हो केबिन में। जिसे सुनकर उसका असिस्टेंट तो चुप रहता है, लेकिन जो लोग आए थे उनमें से एक शख्स बोलता है, अपनी जुबान कम चलाया करो दक्ष कपूर, वरना जो बचा है न वो भी कहीं डूब न जाए। बाय द वे, हम लोग बैंक से आए हैं आपको नोटिस देने और वार्निंग देने, अगर आपने 12 घंटे के अंदर बैंक का 900 करोड़ लोन नहीं चुकाया तो हमें आपका सब कुछ नीलाम करना पड़ेगा। इतना कहकर वो कुछ पेपर्स दक्ष के सामने रख देता है, लेकिन ये सुनकर दक्ष के साथ साथ वरुण और मिस्टर कपूर शॉक में चले जाते हैं। अचानक से दक्ष गुस्से में आकर कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, इतनी जल्दी हम इतना बड़ा लोन कैसे चुका पाएंगे। जिस पर वो शख्स कहता है, ये तो आपको लोन लेने से पहले सोचना चाहिए मिस्टर दक्ष कपूर, खैर मैं आपको वार्निंग देने आया था, 12 घंटे है आपके पास। इतना कहकर वो सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो तीनों काफ़ी शौक में थे। तभी मिस्टर कपूर अपना एक हाथ दिल पर रख लेते हैं और कुर्सी से गिर जाते हैं। जैसे ही ये वरुण देखता है, उसकी चीख निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आहान को अभी तक ईशानी के बारे में नहीं पता चला था, जिस वजह वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। उसके सामने उसका असिस्टेंट सुमित खड़ा था। सुमित कहता है, सॉरी सर, हमने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता चला कि वो लास्ट बार अपने शहर से बाहर बने विला में गई थी, वहां से वो कहाँ गई, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कपूर्स भिखारी बन गए 75। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। सुमित की बात सुनकर आहान को काफ़ी तेज गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है, श्रेया माथुर, ईशानी की असिस्टेंट। किसी को न पता हो, लेकिन श्रेया को जरूर पता होगा। वो सुमित को देखता है, श्रेया से इन्फॉर्म करो, उसे जरूर पता होगा। जिसे सुनकर सुमित कहता है, सॉरी सर, पर आपको पता नहीं कि श्रेया को लेडी बॉस ने ऑर्डर दिए है कि अब से वो माथुर इंडस्ट्री संभाले, इसलिए मैम ने अपने लिए दूसरा असिस्टेंट रख लिया है। और वो असिस्टेंट कौन है, ये सिर्फ मैम जानती है और कोई नहीं। जिस पर आहान अपने दांत पीस लेता है। वो खुद से कहता है, अच्छा तो तुमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं खुद तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोई न, मैं भी आहान राजवंश हूँ, अगर मैं तुम्हें न ढूंढ पाया तो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। करीब 1 महीने बाद ईशानी को गायब हुए करीब 1 महीना होने को आया था, लेकिन आहान उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। उसने हर जगह ईशानी को ढूंढा था, लेकिन उसे ईशानी कहीं नहीं मिली। इस महीने में कपूर ग्रुप बिक चुका था, वो बर्बाद हो चुके थे, जिसके बाद उनका सब कुछ नीलाम हो चुका था। निशा उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। दक्ष और वरुण ने निशा को बहुत ढूंढा, लेकिन निशा कहीं नहीं मिली। अब वो एक नॉर्मल घर में रहते हैं। दक्ष निशा के बारे में पता करने के लिए रोज पुलिस स्टेशन जाता है। दोनों भाई
अब एक नॉर्मल जी जॉब करते हैं, वही पता नहीं कैसे, लेकिन दादाजी और दादी जी उस दिन से गायब है। जिस दिन उनका घर नीलाम हो रहा था वही मिस्टर कपूर की तो वो तो किसी लायक नहीं रहे, वो बस बिस्तर में पड़े रहते हैं। मिसेज कपूर यानी कामिनी जी, लेकिन अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने दोनों बेटों को खाना बनाकर नहीं खिलाती है, कर खाना बनाते हैं तब जाकर उन्हें खाना नसीब होता है। लेकिन इन सब में उनका तीसरा भाई अभी तक कहीं भी नहीं नजर आया, क्योंकि वो अभी भी विदेश में था। उसे यहाँ की सिचुएशन पता थी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो अभी तक इंडिया नहीं आया था। दक्ष और वरुण को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कुछ दिन पहले एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। इन सब में सिंघानिया फैमिली नॉर्मल थी, क्योंकि ईशानी बीच में उन सब से बात कर लिया करती थी, और जब सब पूछते थे कि वो कहाँ है तो कह देती थी कि इस बारे में वो दादाजी यानी प्रताप जी से पूछ सकते हैं। तब प्रताप जी कहते हैं, ईशानी एक जरूरी मिशन में है, इसलिए आप सब उसे बार बार परेशान मत करिए। तब से कोई खुद से कॉल कोई नहीं करता था, ईशानी की ही तरफ से कॉल आता है। और ये बात जैसे ही आहान को चलती है तो वो एक प्लान बनाता है कि इस तरह से ईशानी को ट्रैक कर सकता है। लेकिन वो एक बार प्रताप जी से पूछना चाहता था, क्योंकि किसी को न पता हो, लेकिन उन्हें सब कुछ पता होगा। इसलिए आज आहान उनसे मिलने के लिए सिंघानिया मैंशन आने वाला था। वहीं इन सब से कोसों दूर एक आइलैंड में, जहां सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी, वहां पर एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनी थी। उसके अंदर एक लड़की कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, साथ में कुछ और डॉक्टर भी उसके साथ मौजूद थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो लड़की एक डॉक्टर को इशारा करती है और खुद उस रूम से बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो लड़की अपने चेहरे से मास्क हटाती है, तब उसका चेहरा सामने आता है। ये कोई और नहीं ईशानी ही थी, जो पिछले 1 महीने से यहाँ इस आइलैंड में रह रही थी, साथ में कुछ डॉक्टर। और ये पूरा आइलैंड ईशानी का ही था, और पूरी लैब भी, जहाँ ईशानी अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करती है और दवा बनाती है। ईशानी वहाँ से ऊपर वाले फ्लो में जाती है जहाँ उसका रूम था। वहाँ जाने के बाद वो फ्रेश होती है और फ्रेश कर कपड़े चेंज करती है और रूम में आकर बैठ जाती है। उसके थोड़ी देर बाद उसके रूम में एक लड़की और आती है जो उसके लिए डिनर लाई थी, साथ में मेडिसिन भी वो लाकर टेबल में रख देती है और ईशानी के बगल में बैठ जाती है। तब ईशानी खाना खाते हुए पूछती है, इंडिया में क्या हाल है? जिसे सुनकर वो लड़की कहती है, सब नॉर्मल है। श्रेया भी अब अपनी कंपनी अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी, साथ ही हमारी भी घर में सब परेशान रहते हैं, लेकिन दादू के एक बार समझाने पर सब समझ गए। इसलिए अब कोई सवाल करता है, कपूर फैमिली कैसी है? ये तुमसे बेहतर कोई नहीं। अभी तक बीच वाला भाई के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ है वो, कैसा है, क्या उसे इसके बारे में सब पता है इसलिए सामने नहीं आ रहा है, या वो सब जानता है इसलिए पता नहीं। कोशिश भी की पता करने की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इतना कहकर वो लड़की चुप हो जाती है। उसे चुप देखकर ईशानी कहती है, और कुछ नहीं है? जिसे सुनकर वो लड़की कहती है, नहीं, और कुछ तो नहीं बताने के लिए। जिस पर ईशानी निराश हो जाती है, जैसे वो जो सुनना चाहती हो उसे वो सुनने को नहीं मिला। वो लड़की ईशानी के चेहरे को देख रही थी और समझ भी। वो लड़की एक गहरी सांस लेकर कहती है, ईशानी तू ये सब करके खुद को दर्द दे रही है और कुछ नहीं। मिस्टर राजवंश से खुद को दूर रखने की जो कोशिश कर रही है वो कोशिश करना छोड़ दे। वो तेरे बारे में लगातार पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो शायद दादू से मिलने जाए, और मुझे जहाँ तक शक है शायद दादू बता दे कि तू यहाँ है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तू खुश रहे। अगर तुझे बचना है मिस्टर राजवंश से तो यहाँ से दूसरी जगह चली जा, क्योंकि आहान को पता चलने के बाद वो सीधा यही आएगा और तुझे ले जाकर ही मानेगा। निशा ईशानी की कैद में 76। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी। उस लड़की की बात सुनकर ईशानी कुछ रिएक्ट नहीं करती है, जिस पर वो लड़की एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, तुझे अपने बारे में नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचा ना। इशू, क्या तू उसके बाप से दूर रखेगी? मुझे लगता है इसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, इसलिए अपने बारे में न सही, लेकिन अपने इस आने वाले बच्चे के बारे में जरूर एक बार सोच लेना। मैं जानती हूँ कि तू स्ट्रांग है, लेकिन इस बच्चे को क्या क्या झेलना पड़ेगा ये तू सोच भी नहीं सकती है। ये अभी नहीं पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब तेरा बच्चा बाहर निकलेगा। जब बाहर लोग उससे उसके बाप के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेगा, उसे उस वक्त कैसा महसूस होगा। क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा ये सब महसूस करे? नहीं, तू चाहेगी कि तेरा बच्चा खुश रहे, उसे हर खुशी मिले। इसलिए ईशानी, जो भी फैसला करना अब इस बच्चे के बारे में सोच कर करना, क्योंकि अब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ
एक जिंदगी और जुड़ चुकी है। इतना कहकर वो लड़की वहां से जाने लगती है, लेकिन अभी वो जा पाती है तभी ईशानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो कहा है, जिसे सुनकर वो लड़की कहती है, अंडरग्राउंड रूम में। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, मुझे ले चलो वहाँ। जिसे सुनकर वो लड़की मना कर देती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये रिस्क कभी नहीं ले सकती हूँ, वो भी इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। जिसे सुनकर ईशानी गुस्से में कहती है, सुनाई नहीं दिया है मैंने क्या कहा, मुझे वहाँ ले चलो बस। उसे गुस्से में देखकर वो लड़की एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, लेकिन मैं भी तेरे साथ रहूंगी। जिस पर ईशानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिसके बाद वो लड़की ईशानी को लेकर वहाँ से अंडरग्राउंड फ्लो पर लेकर आती है, या ये कहे तहखाने में लेकर आती है, जहाँ कई सेल बनी थी जिसमें लोग यहाँ थे, सब क्रिमिनल थे। वो लड़की ईशानी को एक सेल के सामने ले जाती है। उस सेल में एक लड़की कोने में अपने आप को सिकोड़ कर बैठी हुई थी। उसके हाथ पैर में बेड़ियां बंधी हुई थी। उसे देखकर ईशानी कहती है, कैसी हो निशा। ये आवाज़ निशा के कानों में पड़ते ही अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो उसे सामने ईशानी दिखाई देती है। तब ईशानी कहती है, उम्मीद है कोई कमी नहीं महसूस हुई होगी तुम्हें। जिसे सुनकर निशा अपना नाटक चालू कर देती है, दीदी आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है, आखिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया है। उसके नाटक को देखकर ईशानी कहती है, वाकई इतना टॉर्चर करने के बाद तुम्हें नाटक करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। वैसे तुम्हें एक राज की बात बताऊं, सुनना चाहोगी? चलो बता ही देती हूँ। वो क्या है? न जिस माँ को आज तक अपनी माँ को समझती आ रही थी, न वो तुम्हारी माँ है ही नहीं निशा। जिसे सुनकर निशा की आंखें बड़ी हो जाती है। ये क्या कह रही हो? जिसे सुनकर ईशानी कहती है, मैं सही कह रही हूँ निशा। जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारी असली माँ कौन है और कैसी थी? तुम्हारे घर में ही रहती थी वो, गैस करो। और तुम्हारे डैड भी। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड कौन थे? अरे वही ड्राइवर जो तुम्हारी कार चलाता था, लेकिन बेचारे को तो पता ही नहीं था कि तुम उसकी बेटी हो। लेकिन तेरी माँ को सब कुछ पता था, आखिर उसी ने मेरी जुड़वा बहन से बदला था। निशा इतना बड़ा सच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मॉम का नाम कामिनी कपूर है, समझी तुम, और कोई नहीं है मेरी मॉम। उसको इस तरह चीखते हुए चिल्लाते हुए देखकर ईशानी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो कहती है, ऐसे चीखने और चिल्लाने से सच नहीं बदल सकता है निशा। और सच यही है कि तुम कपूर फैमिली का खून नहीं हो, और होती भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उन सब से कोई भी वास्ता नहीं है। जिसे सुनकर निशा चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर क्या चाहती हो तुम? जिसे सुनकर ईशानी कहती है, तड़पाना। तुम सबको तड़पते हुए देखकर मेरे दिल में बहुत सुकून महसूस होता है। आखिर तुमने भी कभी मेरे साथ ऐसा किया था? हाँ, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि तुम जिसे मैं अपनी बहन समझती थी, क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा करती थी, क्योंकि सब लोग तुम्हारी ही बात मानते थे, जबकि तुम गलत होती थी हर बार। लेकिन आज तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देखकर मेरे दिल में एक ठंडक महसूस हो रही है। इतना कहकर ईशानी एक बार निशा को देखती है और वहां से जाने लगती। कहती है, और ये मत सोचना कि तुम यहाँ से भाग जाओगी, कभी नहीं। अब तुम्हारी बाकी की लाइफ ऐसी ही दर्द में गुजरेगी, और साथ में तुम्हारी असली माँ की भी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन निशा को उसकी बात समझ नहीं आती है कि ईशानी ने उससे ऐसा क्यों कहा, क्या उसकी माँ भी यही है? ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आया। आहान को पता चल गया। 77। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। उधर जैसा ही कि उस लड़की ने सोचा था और ईशानी से कहा था, ठीक वैसा ही हो रहा था। आहान प्रताप जी से मिलने के लिए उनके ऑफिस जा रहा था, जहां प्रताप जी अपने कुछ मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक गार्ड उनसे आकर कहता है, सर मिस्टर आहान आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिसे सुनकर प्रताप जी सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो कहते हैं, ठीक है, उसे ले आओ। जिस पर वो गार्ड अपना सर झुकाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रताप जी अपने सभी मंत्री को देखते हुए कहते हैं, आप लोग मीटिंग कंटिन्यू करें, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो अपने केबिन में चले जाते हैं, क्योंकि वो अभी मीटिंग रूम थे। जब वो मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो आहान पहले से ही वहां मौजूद होता है। जिसे देखकर प्रताप जी कहते हैं, क्या हुआ, नहीं ढूंढ पाए मेरी पोती को? ये सुनकर आहान एकदम पीछे मुड़कर उन्हें देखता है और अपना सर झुका लेता है। तब प्रताप जी जाकर अपनी कुर्सी में जाकर बैठ जाते हैं और आहान को इशारा करते हुए कहते हैं, बैठ जाओ। जिस पर आहान उनके सामने लगी एक चेयर में बैठ जाता है
जिसके बाद प्रताप जी कहते हैं, मेरी बात का जवाब दो। आहान, जिसे सुनकर आहान कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं, कोशिश? कैसी कोशिश कर रहे हो, जो तुम 1 महीने से कर रहे हो? 1 महीना हो गया है आहान, और तुम अभी तक ईशानी के बारे में पता नहीं कर पाए हो। कैसे पति हो तुम उसके? हाँ, तुम ही आए थे ना घर ईशानी का हाथ मांगने। क्या कहा था प्यार करते हो उससे? मैंने भी पता नहीं क्या सोचकर उस समय हाँ कर दी थी। अगर पता होता तो कभी हाँ नहीं करता। मुझे लगा वक्त के साथ ईशानी समझ जाएगी। तब आहान कहता है, वो भी मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर प्रताप जी चुप हो जाते हैं और आहान को देखते हैं। तब आहान, लेकिन कुछ है जो उसे रोक रहा है, जिसकी वजह से वो मुझसे दूर भाग रही है, हम सबसे दूर भाग रही है, क्योंकि मैंने उसे रात रात को अकेले रोते हुए देखा है। कैसे वो खुद को कंट्रोल कर रही है। ये सुनकर प्रताप जी चुप रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। कुछ देर की शांति के बाद प्रताप जी कहते हैं, कुछ पता चला? क्या वजह है? जिसे सुनकर आहान अपना सरना में हिला देता है। जिस पर प्रताप जी एक गहरी सांस लेते हैं, कपूर्स को तुमने बर्बाद किया। जिसे सुनकर आहान कहता है, नहीं, वो सब ईशानी ने किया है, और वो जहाँ है वहीं से सब कुछ कंट्रोल कर रही है। उसने ही कपूर्स ग्रुप को खरीदा है, और कपूर्स की एडोप्टेड बेटी को भी किडनैप किया है, साथ में एक मेड को भी। शायद उसे कुछ पता चला है। जिसे सुनकर प्रताप जी की भौहें सिकुड़ जाती है। क्या पता चला है? जिसे सुनकर आहान कहता है, मुझे जहाँ तक पता चला है, ईशानी की एक जुड़वा बहन है, जो निशा को आज तक लोग एडोप्टेड समझ रहे थे। एक्चुअली में वो एडोप्टेड नहीं, बल्कि जन्म के बाद ईशानी की जुड़वा बहन से बदली हुई बच्ची है, और शायद यही ईशानी को पता चल गया है। ये सुनकर प्रताप जी कहते हैं, तो उसकी जुड़वा बहन इस वक्त कहाँ है? जिसे सुनकर आहान कहता है, शायद उसी के साथ। आपको पता है ना वो कहाँ है? जिसे सुनकर प्रताप जी कुछ नहीं बोलते हैं, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें पता है कि ईशानी कहाँ है। जिसे देखकर आहान कहता है, यानी आपको पता है? मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि अगर वो सबसे ज़्यादा किसी इंसान पर भरोसा करती है, किसी से प्यार करती है, तो वो आप ही हो। बाकी तो बाद में, तो आपको तो पता ही होगा। प्लीज़ मुझे बता दीजिए, कहाँ है वो इस वक्त? जिसे सुनकर प्रताप जी कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जिसे सुनकर आहान कहता है, शर्त? कैसी शर्त? जिस पर प्रताप जी आहान को अपनी शर्त बताते हैं, और उसके बाद वो एक कागज़ में लोकेशन कोड लिखते हैं और आहान को देते हैं। ये लो, लेकिन इस शर्त के बारे में याद रखना, क्योंकि अब यही सही रहेगा, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जिस पर आहान अपना सर हाँ में हिला देता है, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रताप जी अपना मोबाइल निकालते हैं और किसी को कुछ मैसेज सेंड कर देते हैं, और उसके बाद वो वापस से मीटिंग रूम में चले जाते हैं। इधर आहान तुरंत उस लोकेशन का पता करता है कि ये लोकेशन कहाँ है। जैसे ही उसे पता चलता है, वो फौरन चॉपर लेता है और उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। वही ईशानी आज फिर से एक्सपेरिमेंट में बिजी थी। उसके साथ मोबाइल था, उसमें वही प्रताप जी का भेजा हुआ मैसेज आता है, जिसे देखकर वो लड़की ईशानी को देखकर पुकारती है, इशू। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आपका अगले चैप्टर में मिलेगा। और स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोग हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और रिव्यूज देते रहिए, ताकि हमें और अच्छा लिखने की कोशिश करते रहे। आहान के लिए रिश्ता ढूंढना 78। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। इतना कहकर वो लड़की उस मैसेज को दिखाती है, जिसे देखकर ईशानी अपने एक्सपेरिमेंट में फिर से बिजी हो जाती है। उसका ठंडा रवैया देखकर उस लड़की को समझ नहीं आता है कि इस वक्त ईशानी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो उससे पूछती है, आखिर तू चाहती क्या है? जिसे सुनकर ईशानी उसे देखती है और कहती है, अपने काम पर ध्यान दे, उस पर नहीं। ये सुनकर उस लड़की का मुंह बन जाता है और वो फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। काम से फ्री होने के बाद ईशानी अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद ईशानी रिलैक्स होकर सोफे में बैठ जाती है और अपना मोबाइल चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में मिस्टर एंड मिसेज राजवंश का कमरे। वहाँ आहान के मोम डैड किसी टॉपिक में बात कर रहे थे, और वो टॉपिक था आहान की शादी का। मिसेज राजवंश अपने पति यानी मिस्टर राजवंश से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कौन सी लड़की अच्छी रहेगी मेरे बेटे के लिए? जिसे सुनकर मिस्टर राजवंश अपनी वाइफ को देखकर कहते हैं, अरे तुम जो भी सिलेक्ट करोगी वही सबसे अच्छी होगी। जिस पर मिसेज राजवंश कहती है,
वो तो अच्छी होगी। मैं अपने बेटे के लिए अपनी जैसी बहू ढूंढना चाहती हूँ, जो हमारे स्टेटस की और बड़े खानदान की हो। ये सब बातें बाहर खड़ी आलिया सुन लेती है। वो तुरंत गेट खोल देती है और अंदर चली जाती है। अचानक से गेट खुलने से दोनों हड़बड़ा जाते हैं और गेट की तरफ देखते हैं, और जैसे ही वो दोनों आलिया को देखते हैं तो मिसेज राजवंश आलिया पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये कैसी हरकतें हैं आलिया, दूसरों की बात सुनना अच्छी बात नहीं होती है। जिसे सुनकर आलिया उन पर गुस्सा होते हुए कहती है, अच्छा हुआ मैंने सुन लिया मिसेज राजवंश, अगर भाई सुनते न तो क्या होता इस घर में, ये आप अच्छी से निकाल दीजिए, समझी आप, अगर नहीं निकाला तो मैं ये सब भाई को बता दूंगी। फिर क्या होगा इस घर में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मिसेज राजवंश, और आप भी मिस्टर राजवंश। जिसे सुनकर मिस्टर राजवंश गुस्सा होते हुए कहते हैं, आलिया ये किस तरह से हम दोनों से बात कर रही हो, तुम क्या भूल गई हो, हम तुम्हारे मोम डैड है। जिसे सुनकर आलिया गुस्से से कहती है, कुछ नहीं हो आप दोनों मेरे समझे, मेरे मोम डैड भाई जो भी है सिर्फ आहान भाई है और कोई नहीं है, इसलिए आगे से खुद को मेरा बाप बताने की गलती मत करना, और आहान भाई की शादी करने का ख्याल आप दोनों अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यही आप दोनों के लिए अच्छा होगा। इतना कहकर आलिया गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसे देखकर मिसेज राजवंश गुस्से में उसके पीछे जाते हुए कहती है, इस लड़की के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। लेकिन मिस्टर राजवंश उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अरे अरे आप गुस्सा मत होइए, मैं उसे समझा दूंगा, तुम गुस्सा मत हो, तुम जो कर रही हो वही सही है, हम उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। वही आलिया गुस्से में विला से निकल जाती है अपनी कार लेकर, वो भी अकेले। इधर आहान उस लोकेशन के काफी करीब पहुंच चुका था। इस वक्त आहान के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्या ये सिर्फ वही जानता था। फिर वो समय आया जब उसका चॉपर उसी आइलैंड में लैंड होता है। लैंड होने के बाद वो उस लैब को देखता है। उस पूरे आइलैंड में उस लैब के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए आहान के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। वो उस लैब की तरफ बढ़ गया। इस वक्त रात हो चुकी थी और ईशानी सो रही थी, लेकिन वो लड़की जाग रही थी और उसको पता चल चुका था कि आहान यहाँ आ चुका है। जिसके बाद वो जल्दी से ईशानी के रूम में गई, लेकिन देखा ईशानी तो सो रही है। जिस पर वो लड़की खुद से कहती है, यहाँ इतनी बड़ी परेशानी आ रही है और ये है कि सो रही है, अरे यार। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। इधर आहान लैब के अंदर आ चुका था। लैब के अंदर आने के बाद वो इधर उधर देख रहा था। उस लैब में गार्ड्स की जगह रोबोट थे और वो आहान को देखकर उसे रोक नहीं रहे थे, जिसका मतलब साफ था ईशानी उन्हें ऑर्डर्स दिए। ये देखकर आहान अपने मन में कहता है, तो यानी तुम्हें पहले ही पता चल चुका है कि मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है और ईशानी को ढूंढने लग जाता है, और ढूंढते हुए वो सेकंड फ्लोर में पहुंचता है। लेकिन सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही अचानक से ईशानी उसके सामने आ जाती है। जिसे जाता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ईशानी को देखते ही उसका दिमाग पूरा खाली हो चुका था। कहा वो सोच कर आया था कि वो ईशानी पर गुस्सा करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों वो उसे छोड़कर यहाँ आए। लेकिन ईशानी के सामने आते ही वो चुप हो गया, उसका दिमाग पूरा खाली जैसा हो गया। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है, जिसे देखकर उसके भाव बदल जाते हैं और वो कहता है, ईशानी कहाँ है। जिसे सुनकर आहान के सामने खड़ी लड़की जो ईशानी जैसी दिख रही थी, वो कहती है, मैं ही तो हूँ ईशानी, अब क्या तुम ये भी भूल गए हैं कि मैं दिखती कैसी हो। जिसे सुनकर आहान कहता है, देखो मुझसे बहस मत करो, मुझे पता है तुम कौन हो, इसलिए साफ साफ बताओ ईशानी कहाँ है। जिसे सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है और कुछ मिनट बाद बगल के कमरे की तरफ इशारा करती है। जिसे देखकर आहान उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, जीजू इस बार दी को कहीं मत जाने देना, चाहे वो खुद भी चाहे। ये सुनकर आहान कुछ पल रुकता है और फिर वो उस कमरे के अंदर चला जाता है। तो अब मैं बता देता हूँ कि ये लड़की कौन है। एक्चुअली ये लड़की कोई और नहीं, ईशानी की जुड़वा बहन है, जो बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती है। कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज के, और वो इस लड़के होठ के नीचे एक छोटा सा तिल है और ईशानी के नहीं। बस यही चीज बताती है कि आहिरा है, यानी ईशानी की जुड़वा बहन। आहान ईशानी के पास 79। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। आहान रूम के अंदर आता है। रूम के अंदर हल्की सी सिर्फ रोशनी थी। आहान देखता है ईशानी सो रही है अभी, इसलिए वो धीरे से ईशानी के पास आता है और उसे देखकर वो कुछ कहने जाता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है।
वो उसके सिरहाने बैठ जाता है और अपने एक हाथ से उसका सर सहलाते हुए कहता है, क्यों तड़पा रही हो मुझे ईशानी, इतना ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? प्लीज़ एक बार बता दो ताकि हम साथ में मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढें। मैं तुम्हें ऐसे अकेले तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इतना कहकर वो उसके माथे को चूम लेता है। थोड़ी देर में अहान वैसे ही बैठे बैठे ही सो जाता है, लेकिन नींद में भी उसका हाथ ईशानी के सर में फेर रहा था। इधर अहान जहाँ सब सही करने की कोशिश कर रहा था तो उधर एक शख्स ईशानी को ढूंढ रहा था। ये शख्स वही था जिसके लोगों ने ईशानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए वो शख्स ईशानी को ढूंढ रहा था। क्योंकि उन सब में सिर्फ ईशानी ही थी जिसके ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था, और कोई आज तक इंसान नहीं हुआ जिसके ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक उसे ईशानी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बस उसे इतना पता चला था कि ईशानी इंडिया में है। तब से वो इंडिया में ही है वो शख्स, और ईशानी का लगातार पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। इस वक्त वो अपने विला में था और काफ़ी गुस्से में था, जिस गुस्से में वो उसने पूरे विला में तोड़फोड़ मचा रखी थी। न जाने कितने लोगों को उसने मार दिया था। लेकिन तभी एक गार्ड विला के अंदर भागते हुए जाता है और उस शख्स के सामने सर झुका कर कहता है, बॉस, हमें उस लड़की की फैमिली का पता चल गया है। जिसे सुनकर वो शख्स गुस्से में कहता है, अरे वो तो मुझे पहले से पता है, ये बता वो लड़की कहाँ है? अगर नहीं। पकड़ी तलवार उस गार्ड के गले में रख देता है, जिससे गार्ड काफ़ी डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, नहीं बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूँ जहाँ यो लड़की रहती है। आपको नहीं पता वो फैमिली सबसे पावरफुल है। वो लड़की सिंघानिया फैमिली में रहती है, वही फैमिली जिस फैमिली से प्रताप सिंघानिया आते हैं। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहा है? जिसे सुनकर वो गार्ड कहता है, नहीं बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इसके पक्के सबूत है, चाहे तो आप देख सकते हो। इतना कहकर वो हाथ में पकड़ा टैब उस शख्स की तरफ कर देता है जिसमें ईशानी प्रताप जी के साथ खड़ी है। ये उस पार्टी की फोटो है जब ईशानी कई साल बाद इंडिया आई थी, तब किसी ने उसकी फ़ोटो चुपके से खींच ली थी। तभी वो गार्ड कहता है, बॉस, मुझे ये भी पता चला है, उस लड़की का मंगेतर और कोई नहीं मिस्टर AR है। ये सब सुनकर और वो फ़ोटो देखकर वो शख्स कुछ देर तक चुप रहता है और फिर अचानक से हंसने लगता है, हा हा हा, और हंसते हुए कहता है, अब मज़ा आएगा इस खेल में, तैयारी करो। बहुत जल्द हम उस लड़की को अपने पास लाएंगे और फिर वो होगा जिसके लिए उस लड़की को तैयार किया गया था। आया समझ में? जिस पर सभी गार्ड डरते हुए कहते हैं, यस बॉस। अगली सुबह ईशानी नींद से जागती है तो उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस होता है, जो किसी और का नहीं, अहान का ही था, जो अभी भी धीरे धीरे उसका सर सहला रहा था। ईशानी उस तरफ देखती है और अहान को देखकर वो उठकर बैठ जाती है। अचानक से हल्का झटका लगने से अहान की भी नींद खुल जाती है और ईशानी को देखकर कहता है, तुम जाग गई? जिस पर ईशानी कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसे सुनकर अहान कहता है, ये कैसा सवाल है ईशानी? जिस पर ईशानी बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और फिर कह रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। इतना कहकर वो वहाँ से वॉशरूम में जाने लगती है, लेकिन तभी अहान कहता है, मेरे लिए न सही, लेकिन बच्चे के लिए तो कर सकती हो न, या फिर उसके लिए भी नहीं। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा तो कभी नहीं चाहोगी कि हमारा बच्चा किसी एक लिए उसे जिंदगी भर के लिए दूर रहना पड़े। ये सुनकर ईशानी दांत पीसते हुए कहती है, पहली बात, वो सिर्फ मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं। और रही बात मेरे बच्चे के लिए क्या सही होगा और क्या गलत, ये मैं अच्छे तरह से जानती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम चली जाती है। उसकी बात सुनकर अहान को बुरा लगता है, लेकिन वो गुस्सा रिएक्ट करेगी तब तक जब तक वो उसे समझ में नहीं आएगा कि यही करने में उसकी भलाई, खासकर उसके और अहान के लिए, बच्चे के लिए। ये सोचकर अहान एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, वो अच्छे से ईशानी को समझाएगा, और उसे यकीन भी था ईशानी जरूर समझेगी। आखिर बात यहाँ सिर्फ उसकी नहीं है बल्कि उसके बच्चे की भी है। जरूरी बात 80। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। थोड़ी देर बाद ईशानी फ्रेश होकर बाहर आती है। अहान अभी भी वही था, इसलिए जैसी ही ईशानी की नज़र अहान पर पड़ती है, वो एक पल के लिए ठिठक जाती है। अहान उसे देखकर कहता है, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, और तुम परेशान मत हो, ये हमारे बारे में नहीं है बल्कि ये तुम्हारे बारे है। जिसे सुनकर ईशानी की भौहें सिकुड़ जाती है। मेरे बारे में? जिस पर अहान कहता है, हाँ तुम्हारे बारे में। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी लड़ाई कब से शुरू हुई थी। ये सुनकर ईशानी को कुछ याद आता है
और उसका फेस एकदम से सीरियस हो जाता है। आहान आगे कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं उस बारे में ही बात कर रहा हूँ। वो शख्स इंडिया आ चुका है, पता नहीं कैसे, लेकिन उसे तुम्हारे में बारे पता चल गया और ये भी कि तुम अब सिंघानिया फैमिली से जुड़ी हुई हो, इसलिए वो अब सिंघानिया फैमिली को टारगेट करने वाले हैं। इसलिए तुम्हें चलना ही होगा अपनी फैमिली के लिए। ये सुनकर ईशानी अपने दांत पीस कर कहती है, मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी और इस बार उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर वो चिल्लाती है, आहिरा चलने की तैयारी करो। आधे घंटे बाद ईशानी, आहान और आहिरा तीनों वहां से निकल चुके थे और कुछ ही घंटों में वो दिल्ली भी पहुंच जाते हैं, जहां लैंड होने के बाद वो सीधा सिंघानिया मैंशन के लिए निकल जाती है। सिंघानिया मैंशन में एंटर होते ही गाड़ियां रुकती है, जिसके बाद ईशानी और आहिरा साथ में कार से बाहर निकलती है और मैंशन के अंदर चली जाती है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद आहान कार से बाहर आता है और एक गहरी सांस लेता है और वो भी अंदर चला जाता है। अंदर अभी सब लोग नहीं मौजूद थे, क्योंकि अभी प्रताप जी घर में नहीं थे, उनके दोनों बेटे भी नहीं और उनके बेटे भी नहीं, यानी ईशानी के भाई भी घर में नहीं थे। लेकिन हाल में बैठी हुई सविता जी की नज़र गेट के आंखें चमक जाती है। वो कहती है, प्रिंसेस। ईशानी आकर उनको गले लगाकर कहती है, कैसी है आप माँ। जिसे सुनकर सविता जी भी उन्हें गले लगाते हुए कहती है, मैं अच्छी हूँ बच्चा, और तू आ गई है तो और अच्छी हो जाऊंगी। वैसे ये कौन तेरे साथ आए है, मुझे ये तेरे जैसे ही क्यों लग रही है। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, क्योंकि ये मेरी ही जुड़वा बहन है आहिरा। जिसे सुनकर सविता जी के साथ साथ रेवा जी शौक हो जाती है। क्या? उन दोनों को शौक में देखकर ईशानी एक गहरी सांस लेती है। उसे पता था यही होने वाला है, लेकिन वो सच छुपा नहीं सकती थी, खासकर अपनी फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसने बता दिया। वो कहती है, माँ मैं आपको और सबको सब अच्छे से बताऊंगी, लेकिन मुझे सबसे एक बात करनी है। उसकी आवाज़ से सविता जी होश में आती है। क्या बात करनी है प्रिंसेस? जिसे सुनकर ईशानी कहती है, बाकी सब कहाँ है? जिसे सुनकर सविता जी कहती है, अभी तक कोई आया नहीं है। पापा जी भी अपने काम से नहीं आए हैं, और न तुम्हारे चाचा और पापा और न ही भाई आए हैं। जिसे सुनकर ईशानी अपना मोबाइल खोलती है और फैमिली ग्रुप में सिर्फ एक मैसेज छोड़ देती है, और फिर वो अपनी माँ के बगल में ही बैठ जाती है और वो आहिरा को देखते हुए कहती है, तू भी बैठ जा, खंभे की तरह खड़ी मत रह। ये सुनकर आहिरा एकदम से हड़बड़ा जाती है और वो एक सिंगल सोफे में बैठ जाती है, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। वही आहान भी चुपचाप आकर बैठ चुका था। सविता जी तीनों के लिए कुछ खाने के लिए मंगा लिया था। करीब 1 घंटे बाद हाल में सब लोग बैठे थे। ईशानी के दोनों भाई भी आ चुके थे और प्रताप जी भी। सबको देखकर ईशानी एक गहरी सांस लेती है और जाकर हाल के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तो मैं अब अपनी बात कहना शुरू करती है, जिसके लिए सबको बुलाया है। तो बात यह है कि उसे आप लोगों के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो अब आप लोगों को टारगेट करना चाहता है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसलिए आप लोगों को अभी यहाँ से एक सेफ जगह जाना होगा। ये सुनकर सम्राट कहता है, लेकिन इशू तू अकेले कैसे संभालेगी? जिसे सुनकर ईशानी कुछ कहती उससे पहले प्रताप जी बोल पड़ते हैं, सम्राट सही कह रहा है, नहीं हम तुझे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, और तुझे ही क्यों हर बार महान बनना होता है? अरे और भी लोग हैं न। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, लेकिन आप लोग मेरे हैं उनके नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ हुआ तो उसकी गारंटी है कोई। शान तुरंत उसके पास खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों से ईशानी को संभालता है और सबको देखते हुए कहता है, ईशानी सही कह रही। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं, ठीक है। तब ईशानी कहती है, जाने से पहले आप सभी को अपने मोबाइल से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सबको वहीं छोड़कर जाना होगा, और आप लोगों को मैं जहां भेज रही हूं वहां आपको सारी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। मैं इसलिए ये कर रही हूँ ताकि वो लोग आप तक न पहुँच सके। आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे। जिसे सुनकर सविता जी कहती है, क्यों नहीं प्रिंसेस। इतना कहकर वो आहान को देखती है और कहती है, आहान ईशानी तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे कैसे सही सलामत रखना ये तुम सोचो, लेकिन जब ये लड़ाई खत्म हो हमें हमारी प्रिंसेस बिल्कुल सही सलामत चाहिए। ये सुनकर आहान कहता है, मैं कोशिश करूँगा। फिर धीरे से वो कहता है, माँ अभी के लिए इतना ही, बाकी का आपका अगले चैप्टर में मिलेगा। और स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोग हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और रिव्यूज देते रहिए ताकि हमें और अच्छा लिखने की कोशिश करते रहे। जिम्मेदारी 81। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। कोशिश नहीं आहान, मुझे ईशानी सही सलामत चाहिए।
अब जब तुमने उसकी जिम्मेदारी ले ही ली है तो अब निभानी भी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे आहान, ये लास्ट बार है जब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। ईशानी को कुछ भी हुआ इस बार तो मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएंगे। ये शब्द प्रताप जी के थे, जिसे सुनकर आहान कहता है, जी दादू। तब ईशानी कहती है, बस बहुत हो गई बातें, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। रात होने से पहले आप सबको यहाँ से जाना होगा, इसलिए आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। मैंने जाने का इंतजाम कर दिया है। इतना कहकर वो आहिरा को देखती है, जिस पर आहिरा अपने मोबाइल में कुछ करती है और कहती है, हो गया। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, चलिए पीछे वाले एरिया में। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे बाकी पूरे फैमिली मेंबर भी वो अंदर के एरिया में जाते हैं। जहां रनवे बना हुआ था वहां पर कई सारे जेट के साथ साथ कई चॉपर खड़े थे और कुछ जेट को तैयार करके रखा गया था, जिन्हें देखकर ईशानी कहती है, जाए सब लोग, ये आप सबको सेफ जगह तक पहुंचा देगा। आहिरा नवीन को समझा दिया है। जिसे सुनकर आहिरा कहती है, जी बॉस। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, उससे कहता है कोई भी गलती नहीं होना चाहिए और सबका अच्छे से ख्याल रखना। जिसे सुनकर आहिरा कहती है, जी बॉस। जिसके बाद ईशानी अपने मोम डैड और बाकी सबको देखती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, मेरी चिंता मत कीजिए, आप सब जब जाएंगे मैं आपके सामने ठीक वैसी ही मिलूंगी जैसे अभी खड़ी हूँ। जिस पर सविता जी उसे अपने गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद ईशानी सबको रवाना कर देती है। जिनके जाने के बाद ईशानी कहती है, सारे गाइस को यहाँ से भेज दो। जिसे सुनकर आहिरा कहती है, ईशानी ये क्या कह रही हो तुम, जिसे वजह कोई फालतू में मरे, इसलिए सारे गाइस को यहाँ से भेज दो। जिस पर आहिरा फिर से कुछ कहने को होती है, लेकिन ईशानी कहती है, जितना कहा जाए उतना करो आहिरा। जिसे सुनकर आहिरा भी गुस्से में कहती है, नहीं मैं ये बात तेरी हरगिज नहीं मानूंगी। तुझे पता है तू क्या कह रही है, तू खुद अपनी मौत की दावत दे रही है। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, तुम्हें नहीं कहनी है, न तो मैं खुद सबको कह देती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद आहिरा आहान को देखकर कहती है, देखिए जीजू उसे समझाइए। जिसे सुनकर आहान कहता है, वो जो कह रही है वो करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जिस पर आहिरा कहती है, लेकिन मैंने कहा न मैं सब संभाल लूंगा। जिस पर आहिरा हाँ में अपना सर हिला देती है और वो ईशानी के पीछे जाते हुए कहती है, रुको इशू, मैं कह देती हूँ। उन दोनों के जाने के बाद आहान किसी को कॉल करता है और कहता है, तैयार रहना, थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और अंदर चला जाता है। वही ईशानी वहाँ से अपने कमरे में जा चुकी थी। कमरे में आकर वो पहले चेंज करती है और चेंज करने के बाद वो अपने लिए कुछ खाने के लिए किचन में जाती है और कुछ अच्छा सा अपने लिए बनाने लगती है। उसी वक्त आहान भी वहाँ आ जाता है। आहान जानता था कि वो उसकी मदद करना चाहेगा, तो ईशानी सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में चली जाएगी, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा और ईशानी को देखता रहा। ईशानी को अपने ऊपर किसी की नज़रें लगातार महसूस हो रही थी। ईशानी जानती थी कि कौन उसे देख रहा है। वो कुछ कहती है। थोड़ी देर में ईशानी अपने लिए कुछ हल्का सा बना लेती है और उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल में बैठकर खाने लगती है। उसने आहान को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। तभी आहिरा उसके पास आती है और उसको खाते हुए कहती है, यार तू अकेले अकेले कैसे खा सकती है। जिसे सुनकर ईशानी उसे घूर कर देखती है। जिसे देखकर आहिरा कहती है, मैं नहीं डरने वाली हूँ, तू चाहे कितना भी ऐसे घूर ले। इतना कहकर वो उसके खाने को देखकर कहती है, वैसे क्या बनाया है। अरे वाह, रवे का चिल्ला, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ एक बार टेस्ट करा ले। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, खाना है तो खुद बना ले, लेकिन मेरे खाने पर नज़र मत लगा, समझी, अब निकल। जिसे सुनकर आहिरा का मुंह बन जाता है और अपने लिए कुछ बनाने चली जाती है। वही आहान ये सब देख रहा था। कुछ दूरी पर खड़ा होकर वो हल्का सा मुस्कुराता है और जाकर हाल में बैठ जाता है। जिसके बाद ईशानी आहान को देखती है। इस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा है ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन आहान के साथ खुश होती। लेकिन वो बात तो जैसे उसके दिमाग में फिट हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि वो सब भूल सकती है, लेकिन वो बात नहीं। वो एक गहरी सांस लेती है और मन में कहती है, काश मैं और आहान एक नॉर्मल लाइफ जी पाते। अटैक 82। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। रात का समय, सिंघानिया मैंशन पूरा अंधेरे से ढका हुआ था। तभी एक एक करके कई लोग मैंशन के अंदर घुसने लगे और कई गाड़ियां
मैंशन के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस आती है और उसके साथ बहुत सारे गाइस अंदर घुसते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। धीरे धीरे गार्ड्स मैंशन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। तभी एक टैंक आता है और वो 2 बार फायर मैंशन की तरफ करता है, जिससे अगले ही पल मैंशन में धमाका होता है। धूल छटने के बाद टैंक से वही शख्स बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलने के बाद उसके बाद 2 लोग आते हैं और कहते हैं, हमने चारों तरफ से मैंशन को घेर लिया है, आज वो कहीं भी नहीं भाग सकती है। जिसे सुनकर वो शख्स हंसने लगता है, हा हा हा। आइए अब जान लेते हैं ये तीनों शख्स कौन है। तो सबसे पहले मेन शख्स की, जिसका नाम गौरव खन्ना। ये वही शख्स है जिसने ईशानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे और उसके साथ कई इलीगल काम भी करता है। और बाकी दोनों उसके दोस्त हैं जो उसके हर काम में उसका साथ देते हैं। एक काम नाम गौतम माथुर और दूसरे का मनन बिरला है और तीनों दुनिया के लिए मर चुके हैं, लेकिन असल में ये तीनों जिंदा है। गौरव को हंसते हुए देखकर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। गौरव हंसते हुए कहता है, आज कहाँ बच कर जाओगी ईशानी, आज तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। जाओ उसे पकड़ कर के लाओ और जो सामने आए उसे उड़ा दो, मुझे वो लड़की अपने सामने चाहिए। इतना कहकर वो टैंक के ऊपर से उतर जाता है। उसके ये कहते ही धीरे धीरे उसके गार्ड्स मैंशन के अंदर जाने लगते हैं। मैंशन के अंदर करीब 100 से भी ज़्यादा गाइस अंदर जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों भी मैंशन के अंदर जाते हैं। आगे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन तीनों को जो दिखाई देता है उसे देखकर वो तीनों हैरान नहीं होते हैं। गौरव, ये आज तुम सबको मारते मारते थक जाओगी, लेकिन मेरे आदमी खत्म नहीं होंगे। एक्चुअली उन तीनों के सामने उनके ही गाइस मरे पड़े हुए थे। उसके ये कहते और गाइस अंदर आने लगते हैं और इस बार और ज़्यादा वो तीनों अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें ईशानी कहीं नहीं दिखाई देती है। जिसे देखकर गौरव कहता है, ढूंढो उसे, वो यही कही है। जिस पर वो उसके बाकी दोनों दोस्त ईशानी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ एक आवाज़ सबको सुनाई पड़ती है, मुझे ढूंढ रहे हो कुत्ते। गौरव उस आवाज़ की तरफ देखती है जहाँ से ईशानी आ रही थी। उसके हाथ में एक तलवार थी। उसे देखकर गौरव कहता है, फाइनली फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिसे सुनकर ईशानी हंसने लगती है, हा हा हा, तुमने, कुत्ते, तुमने नहीं, मैंने, वो मैं थी जो तुम यहाँ तक आ पाए, नहीं तो क्या मुझे इतना कमज़ोर समझते हो? अगर मैं चाहती तो कभी मेरा पता नहीं लगा पाते, लेकिन अफसोस तुम मेरे जाल में फंस ही गए। गौरव खन्ना। ये सुनकर गौरव खन्ना का चेहरा बदल जाता है। तभी ईशानी आगे कहती है, गौरव खन्ना, यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जाओगे, मेरी मर्जी, वो भी ऊपर। इतना कहकर वो उसके एक गाइस का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। ये सुनकर गौरव गुस्से में आ जाता है, मैं तुझे छोड़ूंगा। गाइस, इसको मेरे सामने झुकाओ। उसकी बात सुनकर गाइस एक साथ मिलकर ईशानी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ईशानी एक पल भी नहीं घबराई, वो सबको ऐसे मारने लगी जैसे वो सब्जियों को काट रही हो। तभी वहाँ अचानक से आहान भी आ जाता है और वो भी सबको मारने लगता है, लेकिन आहान ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जिसे देखकर गौतम माथुर कहता है, गौरव, इसके साथ तो एआर है, अब हम क्या करेंगे? जिसे सुनकर गौरव कहता है, कुछ नहीं, उसे भी खत्म करेंगे, जिसके बाद मुझे किंग की गद्दी मिल जाएगी। आज एक तीर से 2 निशाने होंगे, जाओ खत्म करो एआर को। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ का नज़ारा अचानक से बदल जाता है। आहान और ईशानी ने मिलकर आधे से ज़्यादा गाइस को खत्म कर दिया था। गाइस कम होने लगे थे। ये देखकर गौरव के साथ साथ गौतम माथुर और मनन का चेहरा बदल जाता है। गौतम कहता है, ये दोनों ऐसे सबको मारते रहे तो हम इस लड़की को नहीं ले जा पाएंगे। जिसे सुनकर गौरव उससे कुछ कहता है, जिस पर गौतम कहता है, ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से पीछे की तरफ जाने लगता है। वही मनन आगे से ईशानी के ऊपर अटैक करने जाता है। इधर मनन ईशानी के ऊपर अटैक करता है। ठीक उसी वक्त उसके पीछे से गौतम ईशानी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों उसे छू भी जाता है और एक मनन का, जिससे उन दोनों की चीखें निकल जाती है, आह। और उसके बाद ही वहाँ एक आवाज़ गूंजती है, गौतम माथुर, मुझे भूल तो नहीं गए। इसी के साथ एक साया बाहर आता है, जिसे देखकर गौतम चौंक जाता है और उसके मुंह से निकलता है, श्रेया। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आपका अगले चैप्टर में मिलेगा। और स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और रिव्यूज देते रहिए ताकि हमें और अच्छा लिखने की कोशिश करते रहे। धन्यवाद। अटैक 283। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए।
जी हाँ, ये और कोई नहीं श्रेया ही थी, ईशानी की टीममेट और माथुर फैमिली की वारिश और सीईओ। श्रेया चलते हुए वहां आकर खड़ी ही जाती है और गौतम माथुर को देखते हुए कहती है, हाँ मैं क्यों शौक लगा। गौतम माथुर, लगना भी चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा कि अब तक मैं अपनी माँ की तरह मर गई होंगी, है ना? यही तो चाहते थे तुम। एक्चुअली श्रेया के फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं है। शुरू से वो अपने दादा और दादी के साथ ही पली बड़ी है। उसकी माँ का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया था। बड़े होने के बाद उसे पता चला कि वो एक्सीडेंट नहीं, एक सोची समझी चाल थी जो कि गौतम माथुर ने करवाया था, यानी उसके डैड ने। गौतम माथुर श्रेया को देखकर शॉक हो गया। उसे इस वक्त न तो दर्द का एहसास हो रहा था और न कुछ और। वो ये तक भूल चुका था कि उसकी एक आंख अब फूट चुकी थी। वही श्रेया नफरत से गौतम माथुर को देख रही थी। ये सब देखकर गौरव खन्ना पागल हो गया था। वो गुस्से में चिल्लाता है, गौतम, तुम अपने मिशन से भटक रहे हो। याद रहे मैंने क्या कहा था, जो भी सामने आए सबको खत्म कर दो। जिसे सुनकर श्रेया कहती है, हाँ, और क्या किया है इन्होंने आज तक? पहले इनके रास्ते में माँ आ रही थी, इसलिए इन्होंने उनको खत्म कर दिया। अब मैं आ रही हूँ, लेकिन अफसोस ये मुझे छू तक नहीं पाएंगे। इतना कहकर वो बिना कुछ सोचे समझे गौतम माथुर को शूट कर देती है और लगातार 6 फायर करती है। ये देखकर गौरव खन्ना के साथ साथ मनन भी शॉक हो जाता है, लेकिन और किसी की फर्क नहीं पड़ता है। वो मुड़कर बाकी सबको देखती है। अपने एक साथी को खत्म होते हुए देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं। इसलिए अब गौरव खुद भी मैदान में उतर जाता है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ईशानी भी कम नहीं थी। वो, आहान और श्रेया तीनों मिलकर गाइस के साथ साथ उन दोनों से भी लड़ रहे थे। धीरे से वहां निकल जाता है। इधर वो तीनों गाइस से लड़ने में बिजी थे। ईशानी और आहान दोनों खून से लथपथ थे। उन दोनों की पूरी बॉडी में खून ही खून लगा था। लेकिन तभी गौरव वही टैंक लेकर मैंशन के अंदर घुस आता है और एक फायर करता है, जिससे वहां सब तहस नहस हो जाता है। लेकिन वो रुकता नहीं है। वो एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 5 बार टैंक से फायर करता है, जिससे मैंशन पूरा गिर जाता है और चारों तरफ धूल फैल जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब शांत होता है, तब गौरव हंसते हुए टैंक से किसी तरह से बाहर आता है, क्योंकि टैंक के ऊपर भी काफी बड़े बड़े पत्थर गिर गए थे। बाहर आकर वो चारों तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, हाँ, मैंने कहा था मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। लेकिन आहान के साथ साथ श्रेया दोनों ही पहले वहां से निकल चुके थे। श्रेया कहती है, कैसा पागल इंसान है, सीधे टैंक लेकर घुस गया। जिसे सुनकर आहान कहता है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, चलो निकलते हैं। लेकिन अचानक वो श्रेया से पूछता है, ईशानी कहाँ है? ये सुनकर श्रेया के कदम जमीन में जम जाते हैं। ईशानी, वो तो तुम्हारे साथ थी ना? जिसे सुनकर आहान मुड़कर मैंशन की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है, ईशानी, और वो अपने सब गाइस को एक्टिवेट करता है। वहीं श्रेया का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। वो भी मैंशन की तरफ तेजी से भागती है। 2 साल 3 महीने बाद जर्मनी की एक बड़ी सी बिल्डिंग, जिसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में डीके इंडस्ट्रीज लिखा था, उस बिल्डिंग के मीटिंग रूम का माहौल काफी टेंस था। वहां काफी लोग मौजूद थे और हेड की चेयर में एक शख्स बैठा था, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। एक्चुअली आज डीके ग्रुप की मंथली मीटिंग थी, जिसमें कंपनी के सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर शामिल थे। और वो शख्स, जो इस कंपनी का चेयरमैन होने के साथ साथ सीईओ भी था, वो रिपोर्ट देख रहा था। जिन्हें देखने के बाद वो शख्स सबको देखते हुए कहते हैं, लगता है आप लोगों का काम करने का मन नहीं है इस कंपनी में। अगर नहीं है तो चुपचाप रिजाइन देकर चले जाओ। लेकिन तुम लोगों की वजह से मेरी कंपनी की ग्रोथ रेट में थोड़ा सा भी फकरा आया, तो मैं क्या करूंगा ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। नाउ मीटिंग इज ओवर। इतना कहकर वो शख्स वहां से निकलकर केबिन में आ जाता है। लेकिन वो अभी अपनी चेयर में बैठता है, उसका फोन बज उठता है। वो अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है, सो हेलो, जिस पर उसे दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो ध्रुव, जल्दी से घर आओ, डी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी है। जिसे सुनकर ध्रुव बाहर से निकलते हुए अपनी वाइफ से कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और वहां से जल्दी से निकल जाता है।